नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, दिस इज़ मी सार्थक सिंह रावत और आज हम लोग क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एफ ब्लॉक एलिमेंट की फ्लैश सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये फ्लैश सीरीज़ भी है और आपके लिए पहली बार भी है, बट ये चैप्टर बहुत छोटा था, इसलिए मैंने इसे फ्लैश सीरीज़ के तौर पे ही या फ्लैश सीरीज़ के रूप में ही आपको प्रस्तुत करने का प्रयत्न करा है। ठीक है, तो जनरली एफ ब्लॉक एलिमेंट आप लोगों को पता ही है क्या होता है। उससे पहले आज 26 जनवरी है, तो आप सबको गणतंत्र दिवस की यानी रिपब्लिक डे की तहे दिल से शुभकामनाएं। एफ ब्लॉक एलिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या चीज़ होती है। कुल मिला के इसमें 28 एलिमेंट होंगे और क्या क्या होंगे उन्हें आगे देखा जाता है। चलिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद। और एफ ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट आप लोगों का शुरू हो चुका है। देखिए एफ ब्लॉक में भी दो आते हैं हम पे, एक आता है लेंथेनाइट और एक आता है एक्टिनाइट। ये सारी सीरीज़ हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, सीरीज़ हैं ये और कुछ नहीं है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 28 एलिमेंट है मतलब। ठीक है, जिसमें से लेंथेनाइट सीरीज़ में 14 एलिमेंट है और एक्टिनाइट सीरीज़ में भी 14 एलिमेंट है। क्यों होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बट पहले आप ये समझिए, अपनी हिस्ट्री जान लीजिए। जो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होता था, वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के कितने ब्लॉक्स होते थे? 4 ब्लॉक्स होते थे या 3 होते थे? बताओ कितने होते थे? 4 होते थे। एक होता था एस ब्लॉक, जिसमें आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आते हैं। ग्रुप 1 होता है एल्कली मेटल, ग्रुप 2 होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या आता था? एस के बाद आता था डी ब्लॉक। ठीक है, ऐसे नहीं बताऊंगा, पी नहीं, डी आता था। डी कहाँ से आता था? ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक आपके क्या होते थे? आपके होते थे डी ब्लॉक। देन उसके बाद ग्रुप 13 से लेकर 13 आपकी कौन सी फैमिली होती है? बोरॉन फैमिली या एल्यूमिनियम फैमिली। 14 आपकी कार्बन फैमिली, 15 आपकी नाइट्रोजन फैमिली, 16 आपकी ऑक्सीजन फैमिली, 17 आपकी हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और 18 आपकी हीलियम फैमिली या नोबल गैस फैमिली होती थी। तो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 आपके क्या होते थे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते थे। देन डी ब्लॉक में ही लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स हमने अलग से निकाल के रख लिए हैं। ऐसे ही डी ब्लॉक में जो हमारी 6D ट्रांजिशन सीरीज़ है, उसके एक्टिनम के बाद जितने भी 14 एलिमेंट्स थे उन्हें हमने अलग हटा के रख दिया है। वो आपको नीचे भी दिखता होगा, SPD एक रो रहती है, एक पूरा ब्लॉक रहता है, उसके नीचे 2 ब्लॉक्स बनते हैं नीचे की साइड, उन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। और वही आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। 2 ब्लॉक्स बनते हैं हॉरिजॉन्टल, तो एक को हम लेंथेनाइट सीरीज़ और एक को हम एक्टिनाइट सीरीज़ कहते हैं। जनरली ये कुल मिला के 18 नहीं 28 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 28 एलिमेंट है। 28 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 तक जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेंथेनाइट्स सीरीज़, और एटॉमिक नंबर 90 से एटॉमिक नंबर 103 तक जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम एक्टिनॉइड सीरीज़ कहते हैं। लेंथेनाइट सीरीज़ उन्हें बोलते हैं जो लेंथेनम के बाद आ रहे हैं। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है। उसके बाद 58 से लेकर 71 तक जितने भी 14 एलिमेंट हैं उन्हें हम लेंथेनाइट सीरीज़ के हॉरिजॉन्टल रो में पढ़ते हैं। ऐसी एक्टिनम होता है 89, 89 के बाद 90 से 103 तक जितने 14 एलिमेंट हैं उन्हें हम एक्टिनॉइड सीरीज़ में पढ़ेंगे। ये सारी हॉरिजॉन्टल बनती है नीचे। ठीक है, SPD ब्लॉक के नीचे बनता है ये। ठीक है, अच्छा, इन्हें कलेक्टिवली हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? तो जरा आप समझिए। मैंने आपको बोला, देखो मैंने आपको कहीं लिखा है ऐसे, मैंने लिखा 6S। क्या लिखा? 6S। अच्छा, फिर मैंने लिखा 5D। अच्छा, फिर मैंने लिखा 4F। 6S 5D 4F। अगर 6N है तो उसके साथ S है। भैया 5 क्या होगा? अगर 6 जो है N है तो N-1 क्या होगा? 6 - 1 कितना? 5। तो 5 क्या है? N-1 D है। चलो, तो ये क्या है? 4। ये 6 से और 2 कम कर दो तो N-2F है। अब बच्चों ये जो NS होता है इसे बोलते हैं अल्टीमेट शेल या आउटर मोस्ट शेल। N-1D को बोलते हैं पैन अल्टीमेट शेल और N-2D को सुपर पैन अल्टीमेट या एंटी पैन अल्टीमेट शेल कहते हैं। तो NS क्या है? अल्टीमेट शेल है। N-1D क्या है? पैन अल्टीमेट शेल है। N-2F क्या है? एंटी पैन अल्टीमेट शेल है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पैन अल्टीमेट शेल में आ रहा है किसी एलिमेंट का, तो वो एलिमेंट निश्चित ही एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एफ ब्लॉक एलिमेंट को जनरली हम कहते ही क्यों हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट? इसलिए कहते हैं कि इनका जो लास्ट दिया वो इलेक्ट्रॉन जिनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं वो आखिरी इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर वो एफ ऑर्बिटल को एंटर करे और वह एफ ऑर्बिटल कैसा हो? ऑर्बिटल से जो हमारा प्राइमरी ऑर्बिटल है, प्राइम ऑर्बिटल है ना, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है, उससे 2 कम हो नंबर में, क्वांटम नंबर में, मतलब वो N-2 हो, मतलब वो एंटी पैन अल्टीमेट शेल हो। तो एफ ऑर्बिटल अगर एंटी पैन अल्टीमेट शेल का है और अगर उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऐसे एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में गिनते हैं। अब बच्चों इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इतना अंदर है सब शेल जिसमें वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जहाँ आएगा वो सब शेल इतना डीप है एटम्स के कि उसका कर्नल जो है, कर्नल समझते हो आप? कर्नल मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे मैथ में लोकस होता है तो यहाँ कर्नल होता है। ठीक है, तो जो हमारा पैन अल्टीमेट नहीं, एंटी पैन अल्टीमेट N-2F एंटी पैन अल्टीमेट जो हमारा ऑर्बिटल या सब शेल है वो इतना डीप है विद इन द कर्नल, और वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे बच्चे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट का आसान था, आपने वो तो जज कर ही लिया था छोटे मोटे एलिमेंट्स का। फिर बाद में जाके वहाँ पे भी हमने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यूज़ करा है। हम अपने मन से कितना भी कैलकुलेट कर लें आएगी एक्सपेरिमेंटल ही।
ठीक है, जो साइंटिस्ट लैब में निकालेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रोग्राफी से निकालेंगे, वाली चीज़ें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ। अब एफ ब्लॉक में तो शुरुआत से ही यही होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल या डेटा ड्रिवन होती हैं। तो जनरली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, अगर आप उल्टे से देखो तो देखो ये रही एन एस कितना है, 2 भरा हुआ है। n-1 d कहाँ से कहाँ तक भरता है, 0 से 10 भरता है, बट यहाँ नौबत सिर्फ कितनी आती है, 0 से 1 भरने की आती है। और n-2 मतलब एंटी पेनल्टीमेट, वो एफ में 1 से लेकर 14 तक भरता है। आपको पता है एस में 0 से 2 भरते हैं, पी में 0 से 6, ठीक है, डी में 1 से 10 या 0 से 10, और एफ में 1 से लेकर 14, ठीक है। तो जो हमारा अल्टीमेट शेल है वो एन एस है, वो कहाँ तक भरेगा, 2 तक। जो पेनल्टीमेट शेल है n-1d वो 0 से लेकर 1 तक, और जो एंटी पेनल्टीमेट शेल है n-2f वो 1 से लेकर 14 तक भरा जाता है। अब इसके बाद हम एफ ब्लॉक का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो जनरली एफ ब्लॉक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एफ ब्लॉक में शुरुआत करते हैं हम 4f ऑर्बिटल से भरने की। सबसे पहले 4f 1 से लेकर 14 तक भरेगा, और ये लेंथनम के बाद ही पाया जाता है, तो इसे हम लेंथेनॉइड सीरीज कहेंगे। देन इसके बाद 5f जो होता है, 6f नहीं बेटा, 5f जो होता है वो एक्टिनम के बाद वाले एलिमेंट्स में भरा जाता है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। तो जनरली जो 4f सीरीज है वो लेंथेनॉइड सीरीज होती है, और जो 5f सीरीज है वो एक्टिनॉइड सीरीज होती है। 4f क्या है, लेंथेनॉइड सीरीज, और 5f क्या है, एक्टिनॉइड सीरीज। 4f क्या है, लेंथेनॉइड सीरीज, और 5f क्या है, एक्टिनॉइड सीरीज है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो बेटा, कुछ नहीं है, यहाँ चलेगा 7 6 5, वहाँ चलेगा 6 5 4। आपको 4f तक आना है ना, तो 4f से पहले क्या होगा, ऑब्वियसली 5d होगा, 5d से पहले क्या होगा, 6s होगा। ऐसे आपको यहाँ पे कहाँ जाना है बेटा, 5f में जाना है, तो 5f से पहले क्या होगा, 6d होगा, और 6d से पहले क्या होगा, 7s। एक एक कम करते जाना, 5 6 7 4 5 6। इनके एलिमेंट देख लेना कहाँ से कहाँ है, सीरियम से कहाँ तक है, लुटेटियम तक, और ये है थोरियम से लॉरेंशियम तक। सीरियम है एटॉमिक नंबर 58, लेंथनम होता है आपका 57, ठीक है। तो सीरियम है एटॉमिक नंबर 58 से लुटेटियम जो है एटॉमिक नंबर 71, वहाँ तक जाना है। ऐसे थोरियम जो है, जो आपकी एक्टिनॉइड सीरीज में आएगा, वो शुरुआत होता है 90 से, इससे पहले क्या आया होगा बेटा, एक्टिनम आया होगा 89 में, और लॉरेंशियम जो कि एटॉमिक नंबर 103 है, वहाँ तक हमें जाना है। सबसे पहले हम लेंथेनाइट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, फिर एक्टिनॉइड की समझेंगे, फिर पोटेशियम परमैंगनेट और क्रोमेट देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले हम लेंथेनाइट की देखते हैं। तो जनरली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है 4f है, तो क्या आएगा, 5d आएगा, फिर क्या आएगा, 6s आएगा, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4f 1 से लेकर 14, 5d 0 से लेकर 1, और 6s पूरा 2 भरा हुआ। जनरली बात क्या है यहाँ पे, 5d और जो 4f है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो इसमें एक खतरनाक तरह की इरेगुलरिटी आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना सेट रूल जो होता है, अफवाह प्रिंसिपल, उसके हिसाब से चल नहीं पाता, कंफ्यूज हो जाता है कि अगर उसे जाना 4f में तो 5d में भी जा सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, और अगर वो 5d में है तो 4f में भी भरा जा सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। इतना आपको याद रखना है। तो इरेगुलरिटी आएगी जो है आप समझते जाइए, 10 बार रिवीजन मारोगे तो हो जाएगा। देखिए आपके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आपका एलिमेंट आएगा 57 नंबर में, जिसका नाम होता है लंथनम, और उसका सिंबल होता है एल बड़ा ए छोटा। यहाँ पे केमिस्ट्री में ऐसे ही चलता है, पहला बड़ा दूसरा छोटा। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली 10 नहीं 14 मेंबर होंगे बेटा, 10 होते हैं डी ब्लॉक में, यहाँ 14 मेंबर होंगे। लंथनम से कहाँ तक, लुटेटियम तक, क्लियर है। वैसे लंथनम को लेते नहीं है यहाँ पे, बट प्रॉपर्टी दिखाने के लिए शो करा हुआ है। शुरुआत तो सीरियम से होगा, 58 से कहाँ तक, 71 तक गिन लो, 58 15 एंड 60 गिनो, 14 एलिमेंट हो रहे हैं। हाँ 14 एलिमेंट हो रहे हैं, तो लेंथनम को हमने ऐसे ले रखा है 15। तो सबसे पहले शुरुआत देखते हैं कहाँ से करते हैं। लेंथनम तो हमने ऐसे ले लिया, एटॉमिक नंबर 57, एल बड़ा ए छोटा। देन उसके बाद सीरियम है, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है, डिनोट करते हैं सी ई से। देन है पैरासोडीमियम या प्रासियोडीमियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 59, पीआर से डिनोट करते हैं। फिर है नियो मतलब नया, नियोडाइमियम का एटॉमिक नंबर है 60। फिर है प्रोमिथियस आपने देखी होगी मूवी, चलो प्रोमिथियम एटॉमिक नंबर 61, समैरियम एटॉमिक नंबर 62, यूरोपियम एटॉमिक नंबर 63, गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64, टर्बियम एटॉमिक नंबर 65, डिस्पोरिसियम एटॉमिक नंबर 66, डिस्प्रोसियम एटॉमिक नंबर 66, होल्मियम एटॉमिक नंबर 67। फिर है ईरबियम एटॉमिक नंबर 68, थूलियम एटॉमिक नंबर 69, यटेरिबियम एटॉमिक नंबर 70, लुटेटियम एटॉमिक नंबर 71। ये आपको याद रखने हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे नोबल गैस जो पास है वो कौन है, जिनन है। कौन है, जिनन, ठीक है। तो जिनन के बेस में हमने सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। आप देखो आपने 11th में अच्छे से रूल्स पढ़े हैं। अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखाऊंगा तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं ये चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं दिखा दूंगा आपको, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी आसान, मतलब ये हार्ड भी पड़ेगा और इतना आएगा भी नहीं इससे। बट अब कॉमन देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लेंथनम की जैसे +3 है, तो भैया सब में देखो +3 तो पाई जा ही रही है, +3 सब में ही पाई जा रही है, ठीक है। तो +3 यहाँ पे सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। किसी किसी में +4 भी है, किसी किसी में +2 भी है, तो एक बार बस नज़र मान लेना, +3 तो सब में है ही, ठीक है। अब सबसे पहले हम इनके कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे बच्चे। कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं देखिए आप लोग बच्चों।
दिख रहा है आपको? गुड। देखिए इनके सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ी। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में और क्या पढ़ना चाहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना चाहेंगे। देखिए आपको पता है सबसे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनाइट सीरीज़ में कितनी आई, +3 आई, बट +2 +4 भी पाई जा सकती है। बट +2 +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ कहाँ पाई जाएगी, या वो सिर्फ कहाँ स्टेबल होगी, जहाँ कन्फिग्रेशन क्या है 4f0, या तो कुछ भी ना हो, या हाफ फिल हो। हाफ फिल कितना होगा, टोटल 14 होता है, तो 4f7 हाफ फिल्ड हो गया और फुली फिल्ड है 4f14। तो +2 और +4 सिर्फ वहीं स्टेबल होगी जिन एलिमेंट की कन्फिग्रेशन में 4f0 हो, 4f7 हो, 4f14 हो। नल फिल्ड, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड ऐसा होना चाहिए, नहीं तो +3 तो सब में ही पाई जा रही है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे +2 किसमें है, जिसमें 4f कितना है 13 है, बट 13 होगा नहीं, 4f14 बन जाएगा। ऐसे +4 किसमें है, देखो 4f9 4f10 इन सारी चीज़ों में। ऐसे +2 देखो 4f5 4f7 इन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो 5 वाला ज़्यादा रहेगा नहीं, 5 वाला फिर एक्सपेरिमेंटली क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, क्योंकि 7 बनने में उसका फ़ायदा है, स्टेबल हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। ना सबसे मेन चीज़ आती है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। देखो जनरली क्या होता है, जो लेंथेनाइट सीरीज़ है उसमें एकदम से एबनॉर्मल इंक्रीज या डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई नहीं आता। क्यों, आपको पता है, इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है किसका, एफ वाले का। एफ वाले की ऐसी डिफ्यूज शेप होती है कि वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता। कौन नहीं शील्ड कर पाता सर, एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन दूसरे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाता। सर शील्ड करना ही किससे है, न्यूक्लियर चार्ज से बचना है, न्यूक्लियर चार्ज से इलेक्ट्रॉन को शील्ड करना है। शील्ड नहीं करेंगे तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, फिर तो सारे बॉन्ड कैसे बनेंगे, कोवेलेंट बनेंगे। क्या बनेंगे, कोवेलेंट बनेंगे, ठीक है। तो वो जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है उसे ही यहाँ पे हमने बोल दिया लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। एक्टिनोइड में आएगा तो उसे हम एक्टिनाइट कंट्रैक्शन बोल देंगे। आज तो उसे क्या बोल रहे हैं, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन बोल रहे हैं। तो जरा पढ़िए क्या है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में। इन लेंथेनाइट सीरीज देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई। ऑब्वियसली जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो हमने बचपन में यही पढ़ा था कि साइज डिक्रीज होता है, बट आगे जाके हमने डी ब्लॉक में ये देखा रेगुलर डिक्रीज नहीं होता। दो फैक्टर लड़ते रहते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव वाला। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे रेगुलर डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा प्योर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से है, जिसे यहाँ पे नाम दे दिया हमने लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए क्या पढ़ा हुआ है, पढ़ो देसी भाषा में। इन लेंथेनाइट सीरीज देर इज रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज फ्रॉम सीरियम टू लुटेटियम। दिस स्टडी और रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक और आयनिक रेडियाई विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज कम होगा, ये होता लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से है। अब हम इसका कॉज या कारण भी देख लेते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का क्या होता है। तो जैसे ही हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं लेंथेनाइट सीरीज़ में, तो एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 यूनिट से बढ़ेगा। ऑब्वियसली 57 होगा, 58 होगा, 59 होगा, 60 होगा, तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ रहा है। अब क्या होता है, एफ ऑर्बिटल की ऐसी डिफ्यूज शेप होती है कि जो 4f के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को शील्ड नहीं कर पाते हैं। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ सबशेल का या एफ ऑर्बिटल का। तो जो 4f इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को न्यूक्लियस के प्रकोप से, न्यूक्लियर के चार्ज से अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से इनका ना साइज ठीक से बढ़ पाता है ना घट पाता है, मतलब एब्रप्ट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, रेगुलर डिक्रीज होगा साइज में, और इसी को ही हम लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। तो यही हमने लिखा है, एज वी प्रोसीड फ्रॉम वन एलिमेंट टू एलिमेंट अनदर एलिमेंट इन द लेंथेनाइट सीरीज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट। दिस इज द फैक्ट, 1 यूनिट से ही बढ़ता है। नाउ ड्यू टू वेरी डिफ्यूज शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल the 4f electrons cannot shield each other from the effective nuclear charge. They are poor shielding agent, therefore this lead to regular decrease in size which is known as लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। दिस इज स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। अब इसके कुछ कंसिक्वेंस तो होंगे ही, है ना, इसके कुछ रिजल्ट तो निकलेंगे। अगर हमारी लेंथेनाइट कंट्रैक्शन हो रही है तो कुछ इसके रिजल्ट तो निकलेंगे, बाई प्रोडक्ट निकलेंगे। तो पहला क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जितने भी लेंथेनाइट एलिमेंट्स होते हैं उनका लगभग आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा अप्रिशिएबल क्वांटिटी में डिक्रीज नहीं होता, लगभग जैसे 0.5 यूनिट 0.5 यूनिट 0.5 यूनिट कम होगा तो लगभग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। तो इसके लिए एक मुश्किल पड़ जाती है हमें। अब तो आप पढ़ पा रहे हो, बट पहले के ज़माने में जब हमें ये देखना था कि ये एलिमेंट कौन सा है, क्या ये एलिमेंट सीरियम है, क्या ये एलिमेंट लॉरेंशियम है, तो कितना मुश्किल हो जाता है इन्हें सेपरेट करना इनकी नेटिव स्टेट में, क्योंकि सबकी केमिकल प्रॉपर्टी तो एक जैसी ही है। तो आज आप जिस फाउंडेशन में खड़े हो इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी ये देखो, तो पूरे दिल लगा के पढ़ो इसमें, ठीक है। तो पहली बात क्या है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का कंसिक्वेंस क्या है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। क्योंकि यहाँ पे आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई के बीच में लगभग बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। इसलिए इन एलिमेंट्स को, लेंथेनाइट सीरीज़ के एलिमेंट्स को प्योर या नेटिव स्टेट में सेपरेट करना कितना पहाड़ काम है ये है। देन इसके बाद क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जो बनेंगे, जैसे लुटेटियम ट्राई हाइड्रोक्साइड हो गया या लेंथेनम ट्राई हाइड्रोक्साइड हो गया, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं। तो आपको पता है लेंथेनाइट के जो आयन्स हैं वो सीरियम 3+ से लेकर, क्योंकि 3+ सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सीरियम 3+ से लेकर लॉरेंशियम 3+ तक डिक्रीज़ होगा साइज़। अब जब साइज़ डिक्रीज़ होता है बच्चों, साइज़ जब बड़ा होता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर आ सकते हैं,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाती है। तो एलिमेंट का आयनिक बॉन्ड बनाने का मन करता है इलेक्ट्रॉन को देने लेने का। ये तब हो पाता है जब साइज़ बड़ा हो, बट यहाँ पे साइज़ तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं या डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स का आपस में कैसा मन करता है या हाइड्रोक्साइड के साथ कैसा मन करेगा, उनका कोवलेंट बॉन्ड बनाने का मन करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मन करेगा। तो जैसे जैसे साइज़ छोटा होता रहता है जनरली, जो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से होगा ही। तो जब साइज़ छोटा छोटा होता रहता है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से, तो ऑब्वियसली हमारा बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक कैरेक्टर के, बट साइज़ छोटा होता है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा शो होता है, इसलिए आपका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, याद रखना लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से ही होता है ये। छोटा साइज़ कोवलेंट कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर कम, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। ठीक है, तो इसी की वजह से जो लुटेटियम है, क्योंकि वो नीचे पाया जा रहा है तो उसका बेसिक कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा कम होगा। और सबसे ऊपर कौन पाया जाएगा, सीरियम का भी बाप कौन है, कौन है उसका चाचा, लुटेटियम है। थप्पड़ मारूंगा, कौन है, लेंथेनाइड। लेंथेनाइड है, कौन सा लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड खुद नाम नहीं है, नहीं, क्या है फिर, लेंथेनम है बच्चों, क्या है, लेंथेनम। ठीक है, तो लेंथेनम का जो हाइड्रोक्साइड होगा ऑब्वियसली वो ज़्यादा बेसिक होगा लुटेटियम के हाइड्रोक्साइड से। लुटेटियम का हाइड्रोक्साइड सीरियम से भी कम होगा, सीरियम का हाइड्रोक्साइड से, और लेंथेनम के भी हाइड्रोक्साइड से कम होगा। लेंथेनम से हम कंपेयर करते हैं क्योंकि वही उसी ने ये 14 सीरीज़ एलिमेंट की बनाई है। अब लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से एक और चीज़ है, 4D और 5D जो सीरीज़ है, कौन सी, 4D और 5D, मतलब लेंथेनाइड और एक्टेनॉइड, उनकी भी लगभग साइजेस क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद कलर की बात करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है कलर। सारे लेंथेनाइड्स कलर्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे सारे डी ब्लॉक के आयंस कलर्ड होते थे, क्यों होते थे, डी ट्रांजिशन की वजह से डी और डी के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते थे। अच्छा, डी और डी के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते थे, हाँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है डी और डी के जो डी के अलग अलग सब लेवल्स होते हैं ना, उनमें भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, उसको दूसरी जगह नहीं जाना, डी से एफ नहीं जाना, डी के अंदर ही ट्रांजिशन जब करते थे कौन, डी ब्लॉक के आयंस, तो वो कलर शो करते थे क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए होती थी, रिलीज़ करते थे। ऐसे यहाँ पे भी है कि एफ ट्रांजिशन की वजह से क्या होगा, लेंथेनाइट्स के जो आयंस होंगे वो कलर्ड होंगे। देन उसके बाद लेंथेनाइट जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, किसके लिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने का। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का। ऐसे यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, म्यू लिखा हमने, वहाँ पे भी क्या लिखते थे, म्यू ही लिखते थे शायद। तो म्यू इज इक्वल टू √4s+1 + l+1। ठीक है, 4s+1 + l+1। एस और पी और डी और एफ क्या होते हैं, ये सब शेल्स होते हैं। एस के लिए कितना आता है 0, पी के लिए कितना आता है 1, डी के लिए कितना आता है 2, एफ के लिए कितना आता है 3। तो वही चीज़ है, तो म्यू निकालोगे √4s+1 + l+1 बोहर मैग्नेटॉन से। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, आपने सोचा ये तो डी ब्लॉक के जैसे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो भी तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि उनमें हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे भी हाई पॉजिटिव चार्ज होता है। बट डी ब्लॉक का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा उसका कम मन करता है कि मेटल और लाइगेंड बॉन्ड बनाऊँ, उससे ज़्यादा उसका मन करता है कोवलेंट बॉन्ड बनाऊँ। ठीक है, मेटल लाइगेंड बॉन्ड में भी आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ते हैं, पार्शियल ट्रांसफर, बट यहाँ ऐसा होता नहीं है। तो बीइंग ये भी मेटल है जैसे डी ब्लॉक था, बीइंग इसमें भी हाई पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे डी ब्लॉक के मेटल पे था, बट यहाँ पे साइज़ डी ब्लॉक के मुकाबले बहुत थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से इनकी पुअर टेंडेंसी होती है कि ये कॉम्प्लेक्स बनाए। सातवीं प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। भाई क्यों होना चाहिए, पानी में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नौ आठवीं आपकी है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, बहुत छोटी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, एकदम से इलेक्ट्रॉन इनसे जा सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई ये मेटल है, मेटल का धर्म ही क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना, खुद आयनाइज होकर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करना। यहाँ पे भी ऐसी है। ठीक है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, इसी की वजह से ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगे। इसका मतलब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा, जो खुद लूज़ करेगा, वो कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अलॉय फॉर्मेशन, अब जैसे डी ब्लॉक अलॉय बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, क्यों, क्योंकि जितने भी लेंथेनाइड होते हैं लगभग सबके साइज़, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सेम होती हैं, तो हम एक को दूसरे की क्रिस्टलिटीज़ में फिट करा सकते हैं। अब ऐसी जो अलॉय बनते हैं पर्टिकुलरली डी एफ ब्लॉक एलिमेंट के, उन्हें हम बोलते हैं मिश मेटल। कौन से मेटल, मिश मेटल। ठीक है, जो अलॉय बनाएंगे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के, उन्हें बोलेंगे मिश मेटल। तो मिश मेटल क्या होते हैं, मिश मेटल अलॉय होते हैं किसके, लेंथेनाइट मेटल के। ठीक है, क्या क्या होता है, कंपोजिशन देख लो, उसमें आयरन होगा 5%, थोड़ा बहुत नॉन मेटल डालते हैं ट्रेसिस में, सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ये, और जनरली लेंथेनाइट मेटल जो होता है 95%, 95% होता है। लेंथेनाइट्स के आप यूज़ देख लीजिए बच्चों। लेंथेनाइट्स के ऑक्साइड किस में यूज़ होते हैं, कलर टीवी ट्यूब्स बनाने में यूज़ होते हैं, फिर कॉटन को डाई करने में यूज़ होता है, लेड का जो एक्यूमुलेटर होता है बैटरी में उसमें यूज़ होते हैं, और जो फेरिक सल्फेट होता है CeSO4 होल थ्राइस आएगा बेटा, सीरियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो आप ये याद रख लेना। तो यहीं पे आपका लेंथेनाइट खत्म होता हुआ अब हम चलते हैं एक्टिनाइट की तरफ। ठीक है, गुड। चलिए बच्चों,
अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? अब हमें एक्टिनोइड्स के बारे में पढ़ना है। एक्टिनोइड्स क्या होती है? एक्टिनोइड्स आपको भी पता है 4F की जगह 5F ट्रांजिशन सीरीज़ होती है। एक्टिनोइड का क्यों बोलते हैं? एक्टिनोइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आखिरी जो एंटी पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन होगा वो 5F जो आपका ऑर्बिटल है उसमें आता है, इसलिए बोलते हैं इसे। इतना पता होगा आपको, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं इसे एक्टिनोइड? आपको पता ही एक्टिनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें एक्टिनोइड सीरीज़ कहते हैं। और आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसका होगा एंटी पेनल्टीमेट शेल 5F वाला उसमें एंटर करता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी आएगी इसकी? ये आपको पता ही है, 7s 6d और 5F, 7s 6d और 5F, 5F 1 से लेकर 14, 6d 0 से लेकर 1, 7s कहाँ तक? 2 तक। देन इसके बाद देखिए इसमें एलिमेंट क्या है? 14 एलिमेंट है एक्टिनम के बाद के। एक्टिनम हमने रेफरेंस के लिए लिया है। एक्टिनम क्या है? देखो एक्टिनम होता है AC, कहाँ तक होता है? एटॉमिक नंबर 89 तक होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे क्लोज जो नोबल गैस है वो कौन सी है? रेडॉन है। तो रेडॉन होगा 6d1 होगा, 7s 2 होगा, ठीक है। सारी एक्सपेरिमेंटल है, आई कैन हेल्प यू आउट इसमें। आप भी एक बार नज़र मान लीजिएगा, इसे दिल से ना पढ़िएगा, ठीक है। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब शुरू करते हैं हम एक्टिनोइड सीरीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें थोरियम आएगा, एटॉमिक नंबर 90। फिर आएगा आपका प्रोक्टैक्टीनियम जिसका एटॉमिक नंबर 91 है। देन यूरेनियम, यू ऑल नो, एटॉमिक नंबर 92। 3 आइसोटोप होते हैं, 235, 238 और 234। फिर है नेप्टूनियम, ठीक है, यूरेनियम, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ऐसा होता है। तो यूरेनियम, नेप्टूनियम 93 एंड प्लूटोनियम एटॉमिक नंबर 94। देन है अमेरिशियम, अमेरिशियम का एटॉमिक नंबर है 95। क्यूरियम, मैडम क्यूरी 96। बर्किलियम, बर्किलियस याद आ रहा है? बर्किलियम एटॉमिक नंबर 95। बर्जीलियस नहीं बेटा, बर्किलियस 97, ठीक है, बर्किलियम। फिर है कैलिफोर्नियम एटॉमिक नंबर 98। ये सारे मैनमेड मेटल्स हैं बेटा, साइंटिफिक मेटल्स हैं, मतलब साइंटिफिक एलिमेंट्स हैं। मेटल तो हैं बट साइंटिफिक एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नहीं पाए जाते। दैन उसके बाद है आइंस्टीनियम एटॉमिक नंबर लगभग 114-15 तक तो हमारे क्या थे? अपने ही हैं, ठीक है। तो आइंस्टीनियम कितने हैं? 99। एकदम फर्मी आप जानते ही हैं, तो फर्मियम है। मेंडेलीव को कैसे भूलें? तो मेंडेलीवियम है। नोबेल को कैसे भूलें? तो नोबेलियम है। लॉरेंस को कैसे भूलें? अर्नेस्ट एंड लॉरेंस, तो लॉरेंशियम है 103 एटॉमिक नंबर। तो सारे आप देख लेना क्या है। एक्टिनियम के बाद है थोरियम, प्रोक्टैक्टीनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मिनियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, ठीक है। सिंबल भी देख लो और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो क्या है? 4 भी हैं, 3 भी हैं और 6 भी हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब इसकी प्रॉपर्टी बहुत मोन है। सबसे मेन जो हमारी प्रॉपर्टी आएगी सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे लेंथेनाइट के जैसे लेंथेनाइट कंट्रैक्शन जैसे होती है वैसी एक्टिनोइड कंट्रैक्शन होगी यहाँ पे। बट सबसे पहले हमें किसके बारे में समझना है? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझना है। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कॉमन होती है +3, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाली जो है ये हमेशा पहले 4 जो हमारे एलिमेंट हैं, पहले 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं बच्चे? थोरियम है, प्रोक्टैक्टीनियम है, यूरेनियम है और नेपच्यूनियम है। इसके लिए ये प्लस जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। अब मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो पहले 4 एलिमेंट के हैं तो वो आप देख पाएंगे कितनी है? +6, ठीक है। तो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 4 एलिमेंट जो हैं एक्टिनोइड सीरीज़ के उनके लिए +6 होती है, बाकी के लिए +3 होती है। +3 पहले 4 एलिमेंट के लिए ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। अब जो हमारे एक्टिनोइड है वो लेंथेनाइड के कंपैरिजन में, एक्टिनोइड जो है लेंथेनाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। इसके पीछे यही रीज़न है कि जो इसके इनर ऑर्बिटल हैं कौन कौन से वाले? 5D वाला, 6S वाला, 5D वाला, 4F वाला और 5D के बाद है ना, हाँ 5D है ना यहाँ पे, एक मिनट, नहीं 6D होगा, हाँ 6D। फिर आपका कौन सा? 5F और आपका जो 7S है, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत कम है। इनर ऑर्बिटल जो है इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है? बहुत कम है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ऑर्बिटल के पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए ये लेंथेनाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देन इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी। बेटे ये सब ना मेटल सिल्वरी टाइप के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सिल्वरी टाइप के। और देर इज ग्रेजुअल और रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस अलॉन्ग द सीरीज और आयनिक रेडियस अलॉन्ग द सीरीज। इट इज ड्यू टू एक्टिनाइड कंट्रैक्शन विच इज सिमिलर एज द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। यहाँ पर भी एफ का जो होगा शील्डिंग इफेक्ट डिफ्यूज शेप की वजह से पुअर होता है, ठीक है। देन इसके बाद चौथा है प्रॉपर्टी कलर। जनरली कलर्ड होंगे ये, क्यों होंगे कलर्ड? एफ ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड होंगे। देन उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर उसी के जैसे निकलेगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ आइंस पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या है? देखो सबसे पहले समझो भैया, एक्टिनोइड जो है उनके जो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर है वो लेंथेनाइड से ज़्यादा है, तो साइज़ क्या होगा? छोटा होगा। जब एक्टिनाइड के जो एलिमेंट है वो लेंथेनाइड से पहले या बाद में आ रहे हैं? बाद में आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। एक्टिनाइड्स के जो एलिमेंट है वो लेंथेनाइड के बाद आ रहे हैं, बाद आएंगे, इसकी वजह से उनका साइज़ कंपैरेटिवली छोटा होगा। कंपैरेटिवली साइज़ छोटा है, पॉजिटिव चार्ज तो हाई क्योंकि ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो दो बातें हैं, साइज़ छोटा है
लेंथोनाइड से, बट ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो कर पाएंगे क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में या ऑर्बिटल के बीच में कम है, तो ऑब्वियसली इनकी टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स बनाने की लेंथोनाइड से ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब केमिकल रिएक्टिविटी क्या है बेटे, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, इसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या लो है, बहुत आसानी से ये अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे और मेटल पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनना चाहेंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, सारे रेडियो एक्टिव हैं बच्चों, सबके सभी आपके क्या हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, देन एक्टिनाइड के यूज़ क्या है, देखो कुछ जैसे थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया। भैया थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम जो है सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होते हैं। कैसे, थोरियम का काम तो क्या होता है, फिजनेबल मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजनेबल मटेरियल बनते हैं उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए थोरियम का यूज़ करते हैं। आपने सुना है क्रिप्टन यूज़ होता है, इससे प्लूटोनियम होता है ना, बेरियम बनता है 56 वाला, वही प्लूटोनियम 239 जो है मास नंबर वाला, उसे हम न्यूक्लियर फ्यूल की जैसे यूज़ करते हैं। और यूरेनियम 245 तो आपको पता ही है, इसको यूज़ किसके लिए करते हैं, हाई क्वेश्चन एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। किसमें, एटॉमिक रिएक्टर और एटम बॉम्ब्स में। तो ये डिफरेंस देख लीजिए आप लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में, देख लीजिए बच्चों क्या है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में क्या है पहला डिफरेंस, सारे लेंथेनाइड्स जो हैं रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, प्रोमेथियम को छोड़ के बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। तो लेंथेनाइड में सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है प्रोमेथियम जो आपका क्या होता है, जो आपका रेडियो एक्टिव होता है, जबकि एक्टिनाइड में, किसमें, एक्टिनाइड में सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़ के लेंथेनाइड और कौन कौन सी शो करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 करते हैं और +4 भी करते हैं। बट जबकि अगर एक्टिनाइड की बात करें तो बिसाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और कौन कौन सी शो होती है, +2 भी होती है जो लेंथेनाइड में हो रही है, +4 भी होती है जो लेंथेनाइड में हो रही है, +5 होती है, +6 होती है, +7 होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कोई भी 2-3 पॉइंट याद रख लेना। अब लेंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाता, ऑक्सो आयन आपको पता है O2+, O2 3- ऐसे वाले। ठीक है, तो लेंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाता, एक्टिनाइड बनाता है ऑक्सो आयन। कैसे जैसे देख सकते हो आप, यूरेनियम ने बनाया UO2+, PuO2+, UO+, UO2+, ये सारे। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ट्रिवियल है कि ये जो आयन्स होते हैं ये स्टेबल होते हैं किसमें, एसिड में और एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ पे है ये लेंथोनाइड का चौथा पॉइंट है कि लेंथोनाइड के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बनेंगे वो लेस बेसिक होते हैं, आपको पता ही है। जितने नीचे जाएंगे उतना वो लेंथनम के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से लेस बेसिक होना शुरू कर जाते हैं। बट जो उसी के कंपैरिजन में एक्टिनाइड के जो ऑक्सीडाइज और हाइड्रोक्साइड पैरामीटर्स होंगे वो ज़्यादा बेसिक होंगे। ठीक है, अब लेंथोनाइड अच्छे से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता मेटल लाइगेंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बीइंग इसमें हाई पॉजिटिव चार्ज है बट इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो चार्ज डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। साइज़ बड़ा होगा उतना ही चार्ज है, तो चार्ज जब ज़्यादा जगह फैलेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। बट एक्टिनाइड का कंपैरेटिवली क्योंकि बाद में आते हैं तो साइज़ क्या है, छोटा है, तो हाई चार्ज डेंसिटी होगी, इसलिए लाइगेंड यहाँ लुभ जाएगा। हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी तो यहाँ पे लाइगेंड लुभ या लालच में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो पैरामैग्नेटिज्म होता है किसमें, लेंथेनाइड सीरीज़ में, उसके लिए हमने फार्मूला बनाया है तो उसे हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट मेन बात क्या है, एक्टिनाइड का अभी तक फार्मूला बनाई नहीं है क्योंकि बहुत ही अजीब बिहेव करेंगे। रेडियो एक्टिविटी की ट्रेसिंग या केमिकल स्टडी करना बड़ी ही ज़्यादा मुश्किल है, और एक्टिनाइड में तो सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही बात है, तो एक्टिनाइड का मैग्नेटिक नेचर या पैरामैग्नेटिज्म इतनी ईजिली ऑब्टेन्ड नहीं होता, क्योंकि जो हम पे वैल्यू आती है बुकिश जो लिखी हुई है थ्योरेटिकल वो अलग चीज़ है, वो अलग है, और जो एक्सपेरिमेंट करके आई उनमें बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, बहुत ज़्यादा डेविएशन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो भी ट्राई पॉजिटिव आइन होंगे ऑब्वियसली वो फिल्ड होंगे सारे, मतलब उसमें आप बोल सकते हो कंप्लीटली फिल्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगी तो वो कलरलेस होते हैं। बट यहाँ ऐसे नहीं है, जितने भी ट्राई पॉजिटिव या टेट्रा पॉजिटिव आइंस होते हैं एक्टिनाइड में वो कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा लेंथेनाइड भी खत्म हो गया, एक्टिनाइड भी खत्म हो गया, अब हमें पोटेशियम परमैग्नेट के बारे में समझना है। चलिए देखते हैं पोटेशियम परमैग्नेट क्या है। चलिए बच्चों, अब हम किसके बारे में समझते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट के बारे में समझते हैं। देखिए पोटेशियम परमैग्नेट क्या है, पोटेशियम परमैग्नेट जो होता है, परमैग्निक जो एसिड होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक सॉल्ट है। ठीक है, जनरली बनाते कैसे हैं इसे, पायरोलुसाइट ओर से बनाते हैं। पायरोलुसाइट ओर आपको पता है क्या होता है, MnO2 होता है, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, पायरोलुसाइट ओर से बनाते हैं। अब हम इसे या तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं, या K2CO3 को के साथ हम इसे ट्रीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो दूसरा जैसे KNO3, तब हमें पोटेशियम परमैग्नेट ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रोसेस होगी, आप सोचते रहो समझते रहो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो मैं बताऊंगा, बट फ्लो के साथ चलते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम परमैग्नेट क्या है, परमैंगनिक जो एसिड होता है उसका एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। कैसे ऑब्टेन्ड होगा, पायरोलुसाइट ओर से ऑब्टेन्ड होगा। पायरोलुसाइट ओर क्या होता है, MnO2 होता है। जब हम MnO2 को फ्यूज़ करते हैं या रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, KOH के साथ विद दी हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, या K2CO3 के साथ कराते हैं विद दी हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो हम पे क्या बनता है, हम पे जनरली हम पे एक सीधा KMnO4 तो बनेगा नहीं, उसकी जगह K2MnO4 बनता है, जिसे परमैग्नेट करना कह के सिर्फ मैंगनेट कहते हैं। तो क्या बनता है, पोटेशियम मैंगनेट बनता है। अब इस पोटेशियम मैंगनेट को या तो पानी के साथ मिला दो, ठीक है, या तो हम इसे क्या करें, क्लोरीन या ओजोन के साथ पास कराते हैं। जनरली क्लोरीन या ओजोन के साथ पास कैसे कराते हैं, क्लोरीन या ओजोन का हम आर्क या करंट पास कराते हैं, किससे, पोटेशियम मैंगनेट से, तब हमारा परमैंगनेट बन जाता है। ठीक है, बट आजकल तो हम इसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक
या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो 2MnO2 है ये क्या है, पायरोल्यूसाइड ओर है। या तो हम इसे KOH और O2 के साथ ट्रीट करें तो हमारा पोटेशियम मैंगनीट बनेगा। जैसे ये पहली वाली रिएक्शन आप देख सकते हो, 2MnO2 आपका क्या है, पायरोल्यूसाइड ओर है। 4KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज़ करेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपका पोटेशियम मैंगनीट बनेगा जो है 2K2MnO4 और साथ में 2 टाइम्स ऑफ वाटर निकल जाएगा। या तो अगर आप KOH के साथ नहीं रिएक्ट कराना चाहते तो आप किसके साथ रिएक्ट करा दो, 2MnO2 मतलब पायरोल्यूसाइड जो हो रहा है उसे K2CO3 के साथ रिएक्ट करा दो, साथ में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो चलेगी, तभी भी आपका पोटेशियम मैग्नेट बनेगा 2K2MnO4, बट अब पानी की जगह CO2 निकल जाएगा। अब ये जो ग्रीन तरह का आता है ये पोटेशियम मैंगनेट कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसे हम पानी के साथ फ्यूज़ कर सकते हैं एंड देन उसको हम पानी के साथ फ्यूज़ करने के बाद क्लोरीन या ओजोन के करंट से पास कराते हैं ताकि मैंगनेट किस में कन्वर्ट हो जाए, पर मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं 2K2MnO4 है, क्लोरीन के करंट से पास करा दिया तो तब भी हमें पोटेशियम पर मैंगनेट मिला, 2KMnO4 मिल गया। या हम आगे बढ़ें, K2MnO4 फिर पोटेशियम मैंगनेट को जो कि ग्रीन कलर का मास है उसे हम पानी के साथ ओजोन से ट्रीट करें तब भी आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगा, या आप CO2 पास करा दें तब भी आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगा। बट सबसे बढ़िया कंसंट्रेशन मिलती है जब हम इसे पानी के साथ ट्रीट करते हैं। पानी तो हम पे ऑप्टेंट है ना पहले से, ये चीज़ें। बट आजकल की डेट में कन्वर्जन को हम इलेक्ट्रिकली करते हैं, कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं। KMnO4 जो है आपका पोटेशियम मैंगनेट, उसको अगर हम हीट कर दें या इलेक्ट्रिकल आर्क दें तो K2MnO4 बनेगा। क्या बनेगा, K2MnO4 बनेगा, MnO2 बनेगा, O2 बनेगा। और 4KMnO4 हो उसको हम एल्कली से रिएक्ट करा दें तो K2MnO4 2H2O और O2 बनेगा। K2MnO4 क्या था, पोटेशियम मैंगनेट ही था। क्या था, पोटेशियम मैंगनेट। क्लियर है। अब 2-3 बातें हम ध्यान रखते हैं, दिमाग में लाते हैं चीज़ें। आप अभी तक घूम गए होंगे, आपके अंदर दिमाग के अंदर मैगी बन गई होगी। तो सबसे पहली बात, पोटेशियम मैंगनेट क्या है, परमैंगनिक एसिड का बहुत ही कॉमनली यूज सॉल्ट है। ठीक है, समझ में आया। परमैंगनिक एसिड जो होगा उसका सबसे कॉमनली यूज सॉल्ट है। इसे हम ऑब्टेंड कैसे करेंगे, हम पायरोल्यूसाइड लेंगे MnO2, या तो हम उसे KOH से रिएक्ट कराएं, या तो हम उसे किससे रिएक्ट कराएं, KOH से रिएक्ट कराएं या K2CO3 से रिएक्ट कराएं। इसके प्रेजेंस में या तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले लो या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, जैसे KNO3 हो गया, उससे रिएक्ट कराएंगे तो सबसे पहले हम पे पोटेशियम मैंगनेट बनेगा। अब वो पोटेशियम मैंगनेट को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसके साथ, पानी के साथ फ्यूज़ कराते हैं, मतलब मिलाते हैं, या क्लोरीन या ओजोन के साथ मिलाते हैं, तो हमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा। तो यही हमने लिखा है, देखो 2MnO2 है, KOH से रिएक्ट कराओ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो पोटेशियम मैंगनेट मिलेगा, या 2MnO2 है उसको K2CO3 से कराओ तब भी पोटेशियम मैंगनेट मिलेगा। पोटेशियम मैंगनेट एक ग्रीन कलर का सॉलिड होता है। अभी जो पोटेशियम मैंगनेट है इसे क्लोरीन या वाटर या ओजोन या CO2 से रिएक्ट कराओ तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा। बट आजकल हम इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से कन्वर्जन करते हैं। अभी जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है ये एक कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। किस कलर का, पर्पल कलर का। पोटेशियम मैंगनेट कैसा है, ग्रीन कलर का। पोटेशियम परमैंगनेट कैसा है, पर्पल कलर का है। ये पानी में फेयरली सॉल्युबल होते हैं, फीबली। बट अगर हम इसे ऐसे ही हीट कर दें, या अगर हम इसे, यहाँ मैंने गलती कर दी थी, मैंने सोचा ये प्रिपरेशन है इसलिए मैं दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है, पार्डन मी। अगर हम इसे हीट कर दें, पोटेशियम परमैंगनेट को इसके साथ नॉर्मल ही हीट कर दें, या अगर हम इसे KOH से रिएक्ट कराएं, एल्कली कोई होगा जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, तो ये हमें पोटेशियम परमैंगनेट नहीं देगा दोबारा। पोटेशियम परमैंगनेट तो आप यूज़ कर रहे हो, उसे हीट कर रहे हो KOH के साथ या अकेले, तो अब आपको मिलेगा पोटेशियम मैंगनेट, साथ में ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है। तो वही रिएक्शन 2 है। 2KMnO4 को अलोन अकेले हीट करो तो K2MnO4 बनेगा, मतलब पोटेशियम मैंगनेट बनेगा, पोटेशियम मैंगनेट बनेगा, MnO2 निकलेगा और O2 निकलेगा। MnO2 पायरोल्यूसाइड नहीं होगा, यहाँ नॉर्मल ही होगा, ठीक है। और 4KMnO4 लिया, KOH से रिएक्ट करेंगे तभी पे पोटेशियम मैंगनेट बनेगा, 2H2O बनेगा और O2 बनेगा। बट अगर हम इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं तो आपका बनता है मैंगनीज हेप्टोऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम परमैंगनील सल्फेट भी कहते हैं, पर मैंगानिल सल्फेट भी कहते हैं, ठीक है। और ये जनरली डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग के टाइम। तो ये भी बात याद रखना कि KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट, इसे अगर हम H2SO4 के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है, उसके साथ हीट कराते हैं और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, ठीक है। तो देखो पानी भी निकल रहा है, तो ये क्या बनाता है, मैंगनीज हेप्टोऑक्साइड बनाता है, जो कि ये रहा, ठीक है, मैंगनीज हेप्टोऑक्साइड, ठीक है। 4 और 3 7 मैंगनीज हेप्टोऑक्साइड बनाता है, जिसको हम परमैंगनील सल्फेट भी कहते हैं। जब हम इसे डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, जब हम इसे हीट करेंगे तो ये बहुत खतरनाक तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे ये देखो, दिख रहा है आपको हेप्टोऑक्साइड दिख रहा है मैंगनील का, ये रहा MnO3 होल ट्वाइस SO4, पानी के साथ ऐसे रखें तो दोबारा आपको Mn2O7 और H2SO4 देगा। बट अगर हम इसे हीट कर दें तो ये आपको मैग्नीज ऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है ना। अब मेन बात है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है एक तरह का पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। KMnO4 K2Cr2O7 K2H2O8 ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब
कैसे पता चलता है खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम सल्फर ले लें, थोड़ा सा हम चारकोल ले लें और यही केमिनोफोर लें तो ये एक तरह का एक्सप्लोजिव पाउडर बनाता है, बारूद टाइप का। ऐसी ऑक्जेलिक एसिड ले लें सॉलिड फॉर्म में और केमिनोफोर ले लें, दोनों को हम अगर मिला दें तो ऐसे धुआं हो जाएगा, आग लग जाएगी और वो भी एकदम से लगती है फ्यू सेकंड के अंदर। ऐसे हम ग्लिसरीन को अगर हम पाउडर्ड केमिनोफोर के अंदर डाल दें, ऊपर डाल दें, तब भी एक्सप्लोजिवनेस हो जाती है। अब पोटेशियम परमैंगनेट जो है तीनों ही मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में और अल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करता है। देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, गुड। चलिए साथियों, अब हमें क्या देखना है, पोटेशियम परमैंगनेट कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करता है, कहाँ कहाँ अल्कलाइन, न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन में, उसके बारे में हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए अल्कलाइन सोल्यूशन, ये भी बस दिमाग में रखना, मेन चीज़ें क्या है वो आगे आएंगी। देखिए अल्कलाइन सोल्यूशन में केमिनोफोर पहले रिड्यूस होगा मैंगनेट में। ठीक है, केमिनोफोर क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, पहले वो बनेगा रिड्यूस होगा पोटेशियम मैंगनेट में। दोनों में फ़र्क क्या होता है? वो होता है केमिनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट, और पोटेशियम मैंगनेट क्या होता है, K2MnO4, एक पोटेशियम और जुड़ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो रिड्यूस हो जाएगा एंड देन टू इनसॉल्युबल मैंगनीज डाइऑक्साइड। देन उसके बाद जो पोटेशियम मैंगनेट है वो भी इनसॉल्युबल मैंगनीज डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, इनसॉल्युबल मैंगनीज डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। कलर कैसे चेंज होगा आपको पता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसका कलर पर्पल होता है। पोटेशियम परमैंगनेट किस में चेंज हुआ, पोटेशियम मैंगनेट में चेंज हुआ। पोटेशियम मैंगनेट का कलर क्या होता है, ग्रीन, तो पहले होगा पर्पल से ग्रीन एंड देन जो आपका मैंगनीज ऑक्साइड होता है उसका कलर होता है कलरलेस, तो फिर ग्रीन से कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर ब्राउनिश प्रेसिपिटेट भी बनता है, किसका बनता है वो देखिए अभी आप, है ना। तो देखिए होगा क्या, सबसे पहले तो 2KMnO4 है, हम किस में कर रहे हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो इसमें हम KOH डालेंगे। तो 2KMnO4 में 2KOH डाला तो आपको पता है, थोड़ा आइडिया रखना, पोटेशियम परमैंगनेट क्या बनेगा, पोटेशियम मैंगनेट बनेगा। तो आप K2MnO4 बना देना। अब K2MnO4 बना दिया, इसमें K भी है, Mn भी है, O भी है, बचा क्या, H बचा। H अकेले तो आएगा नहीं, तो H2O फॉर्म में आएगा, फिर भी एक O बच जाएगा, तो उस O को लगा देना। ठीक है, देन इसके बाद हमने क्या करा, इसी में जो ये 2K2MnO4 था, जो आपका क्या बना, 2K2MnO4 बना आपका पोटेशियम मैंगनेट, इसमें आपने पानी डाला, फिर ये मैग्नीज ऑक्साइड में चेंज हुआ। मैग्नीज ऑक्साइड का कलर होता है कलरलेस। ठीक है, पोटेशियम मैंगनेट का कलर होता है ग्रीन और पोटेशियम परमैंगनेट जो आपने यूज़ करा था उसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, ये चला। तो आप इन दोनों को बैलेंस करने के लिए देखो, ऊपर O है और नीचे कितना आएगा, जब K2MnO4 मैग्नीज ऑक्साइड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा तो 2O आएगा। बैलेंस कर लेना, ऊपर भी आप दोनों को ऐड कर लेना, तो 2KMnO4 प्लस H2O बचा। आप ऐड करोगे ना, ऐड करना आता है ना आपको, बता देता हूँ मैं कैसे ऐड होता है। देखो ये 2KMnO4 है, ठीक है, और ये क्या है, 2K2MnO4 है, और ये क्या है, 2K2MnO4 है। दोनों अपोजिट साइड है तो ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फाइनल रिएक्शन में कहीं भी 2K2MnO4 नहीं दिखेगा क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है। अब देखिए बच्चे, यहाँ क्या है, 2H2O है और यहाँ पे क्या है, H2O है। ये H2O जब 2H2O के पास आएगा तो माइनस फॉर्म में आएगा, तो 2H2O माइनस H2O, सिर्फ H2O ही बचेगा। क्लियर है इतना? फिर आप ये देखिए, यहाँ पे 4KOH है और यहाँ पे 2KOH है। बड़ी वाली साइड जाना है चीज़ों को, 4KOH की साइड 2KOH आएगा, 4KOH माइनस 2KOH आपको 2KOH देगा, ये रहा, और 2O प्लस O क्या बन गया, 3O बन गया। ठीक है, तो कुल मिला के बैलेंसिंग रिएक्शन ये है। आप ऐड करोगे तो वो ऑब्वियसली कैंसिल हो ही जाएंगे, दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर लेना। ये अल्कलाइन मीडियम की है। नाउ अगर आपको क्या देखना है, आयन से देखने, तो आयन्स कैसे देखोगे बच्चे, पॉजिटिव कटायनिक मेटल आयन को हटा दो, पॉजिटिव मेटल कटायन को हटा दो। 2KMnO4 में पॉजिटिव कटायन कौन है, K है, तो 2 हैं तो O4 माइनस आ जाएगा, H2O ऐसी रहेगा, MnO2 भी ऐसी रहेगा, 2KOH से K हटाया तो OH माइनस बच जाएगा, ये है। ठीक है, तो आप ये याद रखना। देन इसके बाद हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में MnO2 फॉर्म होगा, कलरलेस से फिर वो ब्राउनिश PPT में फॉर्म या कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2KMnO4 है, न्यूट्रल के लिए पानी डालेंगे, आपको पता है मैग्नीज ऑक्साइड में चेंज होगा, ये वाली है ना, जैसे 2K2MnO4 पानी के साथ रिएक्ट होकर MnO2 बनाया, ऐसे पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 ने भी वही बनाना है पानी के साथ रिएक्ट करके। तो 2KMnO4 है, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, MnO2 बनेगा, KOH बनेगा, 3O बनेगा। अब यहीं पे इसके आयनिक फॉर्म भी लिख सकते हो आप, तो K हटा दो तो 2MnO4 माइनस आया, H2O ऐसी है, MnO2 ऐसी है, 2KOH से 2K हटाओ तो 2OH माइनस आएगा और 3O आएगा। क्लियर है इतना? आप इसे बैलेंस भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ऊपर वाली याद रखना, नीचे वाली भी याद रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नीचे वाली में बस हमने क्या करा, 3 ऑक्सीजन जो है, जो हमारे 3 ऑक्सीजन है उनको हटाया। ठीक है, उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, 3 इलेक्ट्रॉन लगा दिया और वहाँ पे 4OH की जगह, मतलब 2OH की जगह अब 4OH आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो, नहीं तो ऊपर वाली ठीक है। अब क्या है, अब हमें देखनी है बच्चों कौन सी, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम भी हम यहाँ पे कौन सी लेंगे, डिल्यूट H2SO4 वाली लेंगे, तो मैंगनीज सल्फेट बनेगा, सॉरी मैंगनस सल्फेट बनेगा। मैंगनस सल्फेट क्या होता है, MnSO4 होता है। कीप इन माइंड, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या है, पर्पल। ठीक है, पोटेशियम मैंगनेट का कलर क्या है, ग्रीन। पोटेशियम
नहीं आएगा, मैग्नीज ऑक्साइड आएगा। मैग्नीज ऑक्साइड का कलर क्या होता है? मैग्नीज ऑक्साइड का कलर कलरलेस होता है, बट जब वो पीपीटी बना देते हैं तो ब्राउन पीपीटी बनती है। अब मैंगनीज सल्फेट होता है कलरलेस, ठीक है, मैंगनीज सल्फेट होता है कलरलेस, ठीक है। तो 2KMnO4 है, 3H2SO4, कीप इन माइंड ये डिल्यूट है। K2SO4 बनाएगा, MnSO4 मैंगनीज सल्फेट बनेगा, 3H2O बनेगा और 5O बनेगा। K हटा दो तो MnO4 माइनस आएगा, H2SO4 भी 6H प्लस देगा, ठीक है। फिर MnSO4 हटेगा तो Mn2 प्लस आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें 5O ऐसी चलेंगी। तो आप यही याद रखना। अब इस मीडियम को हम कहाँ यूज़ करते हैं? वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन या क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, रंग नहीं देखना, भेद नहीं करना, क्वांटिटी चाहिए, कितना अमाउंट में बना। तो क्वांटिटेटिव या वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में हम इस एसिडिक सोल्यूशन वाले मीडियम में या डिल्यूट H2SO4 वाले मीडियम में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो इक्विवेलेंट मास आता है KMnO4 का एसिडिक मीडियम में, वो क्या आता है? मॉलिक्यूलर मास बटे 5 आता है। 5 क्यों आया? मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम कितना आएगा? 5 आएगा, मॉलिक्यूलर मास बाई 5, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 आर कैटेलाइज बाई Mn2+ आइन, ये तो काम की चीज़ नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन आएंगी, है ना, फिर आगे भी आएंगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इन्हें बार बार लिखो A4 साइज शीट में, बाकी तो आप ऐसे कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। देखो सबसे पहली है जो KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। हमें पोटेशियम परमैंगनेट की बात करनी है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, परमैंगनेट बोल लो बच्चों, आप समझ जाना, परमैंगनेट है ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो क्या करता है? फेरस सॉल्ट को, मतलब FeSO4 को फेरिक सॉल्ट जानते हो ना, जिसमें 2+I वैलेंसी, उसमें कन्वर्ट करेगा। तो रिएक्शन कैसी है? सबसे पहले तो ये वैसे एसिडिक मीडियम की रिएक्शन होंगी। तो 2KMnO4 है, H2SO4 किससे रिएक्ट करेगा? आपको पता है, मैंगनीज सल्फेट बनेगा, K2SO4 बनेगा, 2H2O बनेगा और 5O बनेगा, इसलिए वो बेस बना रहे थे आपका, ठीक है। अब आपको किसको करना है? आपको FeSO4 को Fe2SO4 होल थ्राइस में कन्वर्ट करना है। अगर आप यहाँ देखें, FeSO4 में वैलेंसी है +2, Fe2SO4 होल थ्राइस में देखें तो कितनी आएगी? Fe की x मान लो, तो कुल मिला के 2x हो गई। सल्फेट की 2 माइनस होती है और भर 3 है, तो 2x + 3 × -2, 3 × -2 होगा -6, तो 2x = 6, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो 2+ से 3+ बनेगा, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Fe2+ ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो Fe3+ बन जाएगा। रिएक्शन देख लीजिए, 2FeSO4 है, H2SO4 है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो Fe2SO4 होल थ्राइस + H2O बनाएगा। अब यहाँ पे एक बात है बस कि ऑक्सीजन यहाँ सिंगल क्वांटिटी में, ऊपर 5 क्वांटिटी में है, तो हम नीचे वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली ऐड कर लेंगे। तो देखो आप 2KMnO4 नीचे से ऐसे आया, FeSO4 अंदर 2 था, बाहर 5 है, 5 दूनी हो गया 10, 10 टाइम्स हो गया। फिर H2SO4 ऊपर कितना था? 3, नीचे से आया 5, तो 8H2SO4 बन गया। बेटा मिसप्रिंट होगा, यहाँ S नहीं होगा, ठीक है। ये जो S है ना, ये वाला F, ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये S नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 5 Fe2SO4 होल थ्राइस आ जाएगा। फिर कितना K2SO4 आएगा? सिंगल K2SO4 आएगा, 3 MnSO4 आएगा। वाटर कितना आएगा? 5 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है, 5 यहाँ और 2 यहाँ, तो 7 आएगा, ठीक है। इन्होंने 8H2O लिखा हुआ, नहीं 7 ही आएगा, ठीक है। और बस इसके बाद आपने क्या करना है? K को हटा देना है, तो यहाँ पे 2KMnO4 कन्वर्ट हो गया 2MnO4 माइनस में, ठीक है। SO4 को हटाओ तो 10Fe2+ बन जाएगा, 2 + 3+ में कन्वर्ट होगा। SO4 को हटाओ तो 8H2 है वो 16H पॉजिटिव बन जाएगा। फिर यहाँ से भी SO4 को हटाओ तो 5 2 10 Fe3+ बनेगा, है ना, वैलेंसी निकाल दी थी हमने। फिर ऐसे यहाँ से सल्फेट को हटाएंगे तो Mn2+ बन जाएगा, है ना। यहाँ पे SO4 और K2 तो दोनों हटाने वाली चीज़ है, कोई और फर्क पड़ेगा नहीं, 8H2 रहेगा ही साथ में, है ना। अब आयोडीन किस में इवॉल्व हो जाता है? पोटेशियम आयोडाइड में। मतलब I2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? आयोडीन की I2 में 0 होगी, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ना। ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है, तो I2 में तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों आयोडीन एटम की सेम है, तो I2 का I जो होगा 0 ऑक्सीडेशन में स्टेट होगा, और Ki में वो कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? K + तो I -1, ठीक है, ये चीज़ है। तो पोटेशियम आयोडाइड हो अगर Ki स्टार्टिंग में Ki होगा हम पे, ठीक है। आयोडीन इवॉल्व होगा Ki से, मतलब Ki स्टार्टिंग में होगा और वो I2 बन जाएगा, ठीक है। तो Ki में कितनी है आयोडीन की? ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, क्योंकि K की +1 होती है, तो आयोडीन की है -1, -1 से वो I2 मतलब 0 फॉर्म में आ गया। -1 से 0 कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन भी छीन लेंगे, तो -1 फिर 0 फिर +1 आएगा जब दूसरा इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे, बट अभी तो एक ही इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं, तो -1 से 0 फॉर्म में आ जाएगा। तो ये रिएक्शन तो आपको याद ही रखनी है। 2KMnO4 है, ऊपर भी यूज़ हुई थी, 3H2SO4 है, तो ये क्या बनाते हैं? K2SO4 मैंगनीज सल्फेट बनता है, 3H2O बनता है, 5O बनता है। हम किसको करना चाह रहे हैं? Ki को। H2SO4 डाला, O डाला, तो सबसे पहले बनेगा K2SO4, I2 में कन्वर्ट होगा और H2O बैलेंस कर लेना। नीचे H2O सिंगल क्वांटिटी में, ऊपर किस फॉर्म में? I2 देखो ऊपर किस फॉर्म में, हमें नहीं पता, बट हम एक काम करते हैं, ऑक्सीजन में खेलते हैं। नीचे ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में है? 1 में। ऊपर ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में है? 5 में। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 2KMnO4 पे तो कुछ नहीं लगाया था, वो ऐसे ही आया। Ki अंदर 2 है, नीचे साथ में 5 है, 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया, 5 2 10। फिर H2SO4 नीचे 5 है, ऊपर H2SO4 3 है, 5 और 3 8 आ जाएगा। फिर K2SO4 ऊपर 1 है, नीचे कुल मिला के 5 × 1 5, 5 + 1 6 ले लेंगे। MnSO4 2 है तो 2 ले लेंगे, और फिर उसके बाद I2 कितना है? 5I2 है, और पानी कितना है? 5 और 3 8 है। बच्चे ऊपर गलती कर दी थी उन्होंने, ऊपर 7 आएगा। फिर यहाँ से K हटाओ और सल्फेट हटाना, तो 2KMnO4 बन गया 2MnO4 माइनस, ठीक है। 10 K हटाओ, I माइनस बन गया। H2SO4 से SO4 हटा दो तो 8H2 मतलब 16H है, तो 16H पॉजिटिव। फिर यहाँ पे क्या होगा? K2 भी हटाना था, SO4 हटाना था, तो इसको लेना ही नहीं है। 2MnSO4 है, SO4 हटाएंगे तो 2Mn2+ आ जाएगा, 5I2 रहेगा और 8H2O रहेगा। तीसरी देखिए, H2S जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर में, ठीक है। H2S होगा,
H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, हाइड्रोजन की +1 होगी, H2 है तो 2+ होगी, तो सल्फेट की होगी -2, सल्फर की -2 होगी। तो H2S में सल्फर की कितनी है, -2, वो सिर्फ सल्फर बन जाएगा तो -2 से 0 आ गया, क्योंकि सल्फर अगर अकेला होगा एटॉमिक फॉर्म में तो वो 0 फॉर्म में होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो -2 से H2S में उसकी -2 थी, उससे वो सल्फर बना, सल्फर में कितनी है, 0 है, तो -2 से वो कहाँ आया, 0 में आया। -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छीनेंगे अब, तो -2 से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो अब वो 0 बचेगा, तो -2 से हम 0 पे चले गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन छीनने से, छीनना ही मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, 2KMnO4 है, 3H2SO4 डालेंगे और 5H2S डालेंगे। ये इन्होंने पूरी बैलेंस करके लिखी हुई है, आपको भी पता है। पहले तो आपको ये लिखनी है 2KMnO4, 3H2SO4 बनाएगा K2SO4, फिर MnSO4 बनेगा 2 टाइम्स, फिर आपका 3H2O निकलेगा और 5O निकलेगा। ये सबसे बेसिक रिएक्शन थी जो आपने ऊपर लिखी है, ये तो हमेशा लिखनी ही है हमेशा ऑक्सीडेशन में। ठीक है, देन उसके बाद आपको किसको करना है, H2S को, तो यहीं से बनाएंगे H2S लेंगे, H2SO4 लेंगे, O लेंगे। ठीक है, H2S किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर H2 बचा और यहाँ से क्या बचा, H2SO4 और साथ में क्या बचा, आपका O बचा। ठीक है, तो आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, खुद सोचो, H2SO4 है ना, तो आप एक तो H2O में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और सल्फर को तो ऐसे ही रहने देंगे। फिर इन दोनों को ऐड करना, रिएक्शन आ जाएगी 2KMnO4, 3H2SO4, 5H2S, K2SO4, 2KMnO4, 2KMnSO4, 5S और 8H2O। बच्चों यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 5H2S में, H2S में -2 थी, -2 से वो 0 में आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन है। आप कैसे एक्साइट करें अपने को, 3 है यहाँ, 4 है यहाँ, सिर्फ रिएक्टेंट लिख लो, प्रोडक्ट छुपा के लिखो, प्रोडक्ट लिख लो, रिएक्टेंट छुपा के लिखो। 3 है रिएक्टेंट साइड, कोई 2 गायब कर दो, फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में लिखो। 4 है प्रोडक्ट साइड, कोई 3 गायब कर लो, 3 खुद लिखो। ऐसे 5-6 बार करोगे, याद हो जाएगी इनोवेटिव वे में। ठीक है, SO2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2SO4 में। अभी ऑक्सीजन 2 थे, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट थी कितनी, -4 या +4, +4 थी। अब H2SO4 में निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, O4 का आया -8 +2 तो +6 आ जाएगी। ठीक है, तो +4 से +6 होना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। SO2 में कितनी है बच्चे, O पे कुल मिला के होगा -4, तो सल्फर पे है +4। H2SO4 में देखे तो हाइड्रोजन का 2 आ गया, ऑक्सीजन का कुल मिला के -8 आ गया, 2 -8 होगा, -6 उधर जाके +6, तो +4 से +6 हुई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो वही रिएक्शन हमने लिखी हुई है, 2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O, K2SO4, 2KMnSO4 और 2H2SO4। कैसे करना, एक्साइट करना, रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट खुद लिखा है ना, छुपा के, प्रोडक्ट लिखा, रिएक्टेंट लिखा। रिएक्टेंट में 3 है, 2 छुपाई लिखे, प्रोडक्ट में 3 है, 1-2 छुपाई लिखे। 5-6 बार करोगे, याद हो जाएगा। नाइट्राइट, नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नाइट्राइट होता है NO2, नाइट्रेट मतलब NO3। तो रिएक्शन देख लेना, 2KMnO4, 5KNO2, 3H2SO4 देगा हमें K2SO4, 2MnSO4, 5KNO3 और 3H2O। मार्क माई वर्ड, KNO2 में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें किसकी, नाइट्राइट की, तो देखो कितनी आएगी, आप खुद ही देखो कितनी आएगी भाई। K की होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -4, कुल मिला के O2 है ना, एक O की कितनी आएगी, -2, 2 है तो -4, और पोटेशियम के +1, -4 + 1 होगा -3, उधर जाके +3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की कितनी है, +3 है। अगर हम यहाँ पे निकालें तो देखो पोटेशियम का हो गया +1, ऑक्सीजन कुल मिला के 3 है, हर एक का होगा -2, 3 × -2 होगा कितना, -6, -6 और पोटेशियम का एक होगा -5, उधर जाके +5, तो +3 से +5 बनी। इसका मतलब ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। तो 2KMnO4 है, 5KNO2 है, 3H2SO4 है, बना के देगा K2SO4 + 2MnSO4 + 5KNO3 + 3H2O। नाउ जो ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH 2 बार है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड किस में ऑक्सीडाइज हो गया, CO2 में हो गया। तो ये रिएक्शन भी देख लेना आप, याद तो आपको वही वाली करनी है ना बच्चों, जो सबसे स्टार्टिंग में थी, K2SO4 H2SO4 वाली आपको याद रखनी है। 5O वाली कौन सी सर, ये वाली है ना। 2KMnO4, 3H2SO4, K2SO4 देगा, MnSO4 देगा, H2O देगा, 5 ऑक्सीजन देगा। बेसिकली ये लिखनी भी होती है, नहीं भी लिखो तो बढ़िया है, चलेगा। आप अपने को एक्साइट खुद करो, कैसे, रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट लिखा, रिएक्टेंट निकालो, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे करना है ना। तो ऑक्जेलिक एसिड CO2 में कन्वर्ट होगा, कैसे होगा, 5 टाइम्स लेंगे ऑक्जेलिक एसिड, 2 टाइम्स KMnO4 से रिएक्ट करेंगे, 3H2SO4 होगा, K2SO4, 2MnSO4, CO2 तो बनाना ही है और H2O देगा। अब जो भी हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं जैसे HCl, HBr, HI, इन्हें ये डाई हेलोजन में कन्वर्ट करता है, मतलब हेलोजन गैस में कन्वर्ट करेगा। मार्क माई वर्ड, HCl, HBr, HI में जो भी हेलोजन है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और वो H2 हेलोजन में जब कन्वर्ट होगा तो कोई भी डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं है, तो हेलोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डायटोमिक फॉर्म में 0 होगी। तो -1 से 0 आया, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा तभी हो पाया, मतलब ऑक्सीडेशन है। तो 3KMnO4, 3H2SO4, 10HX, HX कुछ भी हो सकता है, HCl, HBr, HI, तो ये आपका फाइनली K2SO4, 2KMnSO4, 8H2O और 5H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी थी आपके बच्चे किसमें, मेरे हिसाब से ये थी एसिडिक मीडियम में। अगर इन्होंने लिखा भी नहीं है तभी भी आप देख लेना, ये सारी किसमें, एसिडिक मीडियम में ही होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन एसिडिक मीडियम, तो ये सारी एसिडिक मीडियम वाली थी। अब हम करेंगे न्यूट्रल मीडियम वाली, कौन सी, न्यूट्रल मीडियम वाली। न्यूट्रल मीडियम में हम पानी लेते हैं, और न्यूट्रल मीडियम वाली आपको बेसिक रिएक्शन आपको याद होगी, क्या होती है, यानी 2KMnO4 + H2O गिव्स अस 2MnO2 + 2KOH + 3O। तो आपको यहाँ 3O को बैलेंस करना होगा बच्चे। तो जैसे H2S है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर में, ये भी अच्छी बात है। सल्फर यहाँ पे H2S में कितनी फॉर्म में, -2 फॉर्म में, और सल्फर सॉलिड फॉर्म में वो 0 फॉर्म में हो जाएगा। पहले तो आपको रिएक्शन यही लिखनी है, 2KMnO4 है, H2O से रिएक्ट कराएगा, तो पुरानी वाली 2MnO2, 2KOH और 3O, वो तीनों लिख लेना, शुरुआत की जो 3 है ना वो जरूर लिख लेना कहीं। तो 2KMnO4 + H2O गिव्स अस 2MnO2 + 2KOH + 3O, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
देन इसके बाद हमें किसको करना है, H2S को करना है, किसमें, सल्फर में। तो H2S में हमने नेसेंट ऑक्सीजन डाली, वो बना H2O प्लस सल्फर। अब आप ये देखें यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन एक फॉर्म में है, ऊपर 3 फॉर्म में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से देखिए क्या आया, 2KMnO4 आया, लिख दिया। अब H2S कितने हैं, 3 होगा, मल्टीप्लाई करके तो 3H2S लिख दिया। 3O से 3O कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुल मिला के 3H2O है, वहाँ एक H2O है, एक H2O को इधर लाएंगे तो 3H2O माइनस H2O हो जाएगा 2H2O, फिर है 3 सल्फर, फिर ऊपर देखिए कितना है 2MnO2 है, और 2 KOH है, तो वो हमने लिख दिया। अब जब मैग्नीज सल्फेट होगा MnSO4, उसे वो MnO2 में कन्वर्ट करेगा। तो पहले तो बेसिक रिएक्शन लिख लेना क्या है, 2KMnO4 H2O बनेगा 2MnO2 2 KOH और 3O, और नीचे MnSO4 H2O और नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आपको मैग्नीज ऑक्साइड बनाना है, दिया नहीं होगा बच्चों की मैग्नीज ऑक्साइड बनेगा नहीं बनेगा, आपको खुद बनाना है, ठीक है। तो MnO2 और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा कौन, MnSO4 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, किसमें कन्वर्ट होगा, MnO2 प्लस H2SO4 में। मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ, यहाँ एक नेसेंट ऑक्सीजन एक ही है, ऊपर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या आया, और अगर आपको KOH को करना है तो उसे भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, वो K2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो फाइनल रिएक्शन क्या है, ऐड करके लिख लेना, 2KMnO4 आएगा, यहाँ से आएगा 3MnSO4, हाँ 3MnSO4 आया, और H2O यहाँ कुल मिला के कितने हैं, वहाँ पे H2O कुल मिला के कितने हैं, वहाँ पे एक भी H2O नहीं है, यहाँ पे कुल मिला के कितने, एक और एक 2, तो 2H2O आ गया। वहाँ पे कहीं दिख रहे हैं H2O, हाँ एक ही रहे, तो यहाँ पे कुल मिला के कितने हैं, 3 और 1 4, और यहाँ पे कितने, देखो ये 3 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई का ये 3 जो है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो सेकंड नंबर वाला H2O है ये 3 बन जाएगा, 3H2O प्लस H2O 4H2O, और यहाँ 2H2O है, तो 4H2O माइनस 2H2O कितना आएगा, 2H2O आ जाएगा। यहाँ से फिर बैलेंस कर लेना, K2SO4 आएगा, H2O तो गया, ऊपर से कितना आएगा, 3MnO2 ऊपर है और 2 ऊपर है, 3 और 2 5 आएंगे, और 2H2SO4 आ जाएगा, क्योंकि एक H2SO4 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे, तो 3 और 1 2 आएगा। तो बड़ी साइड लेते हैं। फिर क्या है, सोडियम थायोसल्फेट जो होता है Na2H2O3, उसे कन्वर्ट कर देता है सल्फेट में Na2SO4 में, ठीक है। Na2H2O3 को Na2SO4 और सल्फर में कन्वर्ट करेगा। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बड़ी ही आएगी पॉजिटिव वे में, तो रिएक्शन ये है 2KMnSO4 प्लस 3Na2H2O3, H2O में कन्वर्ट, H2O डालेंगे, 2KMnO4 3Na2H2O3 के साथ H2O डालेंगे, बनेगा आपका 2 KOH प्लस 2MnO2 प्लस 3Na2SO4 प्लस 3S, ये आपकी न्यूट्रल मीडियम की थी। दैन इसके बाद अल्कलाइन मीडियम की एक बार बेसिक रिएक्शन देख लो, कौन सी है, अल्कलाइन मीडियम की बेसिक रिएक्शन है ये वाली, कौन सी, 2KMnO4 किससे रिएक्ट करेगा, 2 KOH देगा K2MnO4 H2O और O। तो इसके लिए हम ये बेसिक रिएक्शन लिखते हैं, सबसे मीडियम ये लिया जिसमें अल्कलाइन लिख रहा है, क्या लिखा हुआ, 2KMnO4 H2O से रिएक्ट करेगा अल्कलाइन मीडियम में, तो मैग्नीज ऑक्साइड बनाएगा 2MnO2, 2 KOH बनाएगा और 3O बनाएगा, ठीक है। इसी को हम साक्षी मान के आगे बढ़ेंगे। तो अल्कलाइन मीडियम क्या है, आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट करेगा, आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट करेगा। आयोडाइड क्या होता है, आई फॉर्म जैसे कि आई, आयोडेट क्या होता है O3 फॉर्म, कौन सी फॉर्म, O3 जैसे कि KiO3, ठीक है। तो वो देख लेना क्या है, इट ऑक्सीडाइज आयोडाइड टू आयोडेट, तो 2KMnO4 प्लस H2O, ये तो आपको पता ही है क्या देता है, 2 KOH प्लस 2MnO2 प्लस 3O देता है, और Ki को हमें ऑक्सीडाइज करना है किसमें, Ki क्या है, आयोडाइड फॉर्म में, पोटेशियम आयोडाइड, इसे पोटेशियम आयोडेट में फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, तो Ki है 3O है, तो क्या बनेगा, KiO3 बन जाएगा, ये आप याद रखना, ठीक है। एंड देन इसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेना, तो 2KMnO4 है भाई, यहाँ H2O कितना है, एक है, तो H2O एक ही आया, Ki कितना है, एक है, एक आया, ठीक है। 3O यहाँ भी है, 3O यहाँ भी है, कैंसिल हो गए, इस साइड प्रोडक्ट साइड आएगा 2 KOH 2 MnO2 और KiO3। ऐसे इथाइलिन जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे इथाइलिन ग्लाइकोल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसे ही हम बेयर्स रिजेंट कहते हैं, ठीक है। अल्कलाइन मीडियम में जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसे ही हम बेयर्स रिजेंट कहते हैं। बेयर्स रिजेंट आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये देख लेना आप कैसा बना इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इसके यूजेस क्या हैं, देखो KMnO4 सबसे मेन तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के यूज़ करते हैं किसमें, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में, या जो बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में, ठीक है। ये अब अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को आपको पता है बेयर्स रिजेंट कहते हैं। इस रिजेंट को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं अनसेचुरेशन को टेस्ट करने में। जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और एक कैसा है, सेचुरेटेड है, जैसे एल्केन हो गया। अब देखो एल्केन तो कभी भी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपको स्मेल नहीं आएगी, एल्कीन हो जाएगा अल्कोहल में कन्वर्ट, इसलिए ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन के लिए यूज़ होता है। कौन, बेयर्स रिजेंट। बेयर रिजेंट क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन फॉर्म में KOH के साथ। देन KMnO4 को हम और कहाँ यूज़ करते हैं, सैकरीन जो होता है आर्टिफिशियल स्वीटनेस एजेंट, उसके लिए बेंजोइक एसिड के लिए, एसिटल्डिहाइड के लिए, इन सब के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करते हैं। KMnO4 को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटेटिव, ठीक है। इसके लिए ऑक्जेलेट देखने के लिए आपने देखा, ऑक्जेलिक एसिड के लिए, सल्फाइड के लिए, नाइट्राइड के लिए, हैलाइड के लिए, इन सब के लिए यूज़ करते हैं। अब बेयर्स रिजेंट एक और काम करता है, क्या करता है, बेयर्स रिजेंट तो नहीं, KMnO4 काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड एंड देन एसिड बनाता है, ठीक है। ये याद रखना, ऑक्सीडाइज करता है किसको, इथाइल अल्कोहल जो होता है प्राइमरी अल्कोहल, उसको एल्डिहाइड एंड देन एसिड। सेकेंडरी सीधा कीटोन बनेगा, टर्शियरी करता ही नहीं है। नाइट्राइड को नाइट्रेट बनाता है, आपको पता है, आर्सेनाइड को आर्सेनेट बनाता है, थायोसल्फेट को सल्फेट बनाता है, Na2H2O3 को इसने Na2SO4 बना दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, HI को I2 बनाता है ना, Ki को KiO3 बनाता है, ये सारी चीज़ें हैं। नाउ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन का टेस्ट होता है, ये जनरली क्लोराइड को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो कोई भी अगर हम मिक्सचर लें किसका, मेटल क्लोराइड का और पोटेशियम डाइक्रोमेट का, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट आ गया, नई चीज़ आ गई, ठीक है। तो यही पोटेशियम डाइक्रोमेट की हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे, वैसे तो अलग से देखी उन्होंने, बट हमें पढ़नी नहीं है, तो उल्टा चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट शुरू हो गया, ठीक है, यही देखेंगे अभी। चलिए बच्चों,
देख लीजिए क्या है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। वैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का टेस्ट है, तो अगर आपको पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट समझना है तो पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट समझ लीजिए। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट होता क्या है, K2Cr2O7 होता है। इसको हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, क्रोमाइट ओर से करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर जो होता है क्रोमियम का वो क्रोमाइट होता है। ठीक है, या क्रोम आयरन स्टोन भी कहते हैं उसे, जो कि होता है Fe2Cr2O3। ठीक है, अब ये जो कंसनट्रेटेड ओर होता है इसे हम सोडियम कार्बोनेट से मिक्स करते हैं और रोस्टिंग करते हैं इसकी रिवर्बरेटरी फर्नेस में, जिसमें फ्री सप्लाई होती है एयर की। तो जो Cr2O3 प्रेजेंट होता है ओर में, है ना, FeO Cr2O3 है ना, ये क्रोम आयरन स्टोन है क्रोमाइट ओर, उसमें Cr2O3 जो है वो सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे आपने रिएक्शन देखी है, 4FeO.Cr2O3 प्लस 8Na2CO3 प्लस 7O2 जो रोस्टिंग से एयर से आया फ्री सप्लाई से, तो ये सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जो होता है 8Na2CrO4, 8 तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, Na2CrO4 होता है, प्लस 2Fe2O3 होता है, प्लस 8CO2 होता है। अब ये जो रोस्टेड मास आया, रोस्टेड जो ये मास आया, इसे हम पानी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो Na2CrO4 होता है सोडियम क्रोमेट, वो सॉल्यूशन में चले जाता है, और जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होते हैं कौन कौन, Fe2O3 और जो अनकन्वर्टेड ओर है, सारा तो कन्वर्ट होगा नहीं, वो ऊपर ही रह जाता है, और Na2CrO4 जो होता है सॉल्यूशन में चले जाता है। जैसे ही हम इसको किसको, जो प्रोडक्ट साइड में 8Na2CrO4 और 2Fe2O3 बना और साथ में 8CO2 बना, इसे हम पानी में मिक्स करते हैं तो पानी में सॉल्व हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है कौन, Na2CrO4, बाकी सब ऊपर ही रह जाता है। अब इस सॉल्यूशन को जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो हमारा डाइक्रोमेट बन जाता है, जो कि नीचे आपको दे रखा है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना आप, है ना। तो 2Na2CrO4 है, H2SO4 है, तो ये बनेगा Na2Cr2O7 जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, साथ में Na2CO4 और H2O बनता है। ठीक है, अब इसे कंसनट्रेट जैसे करेंगे सॉल्यूशन को, तो Na2SO4 जो है ना, वो कम सॉल्युबल होता है तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। अब फिर बाकी से और कंसनट्रेट करते हैं तो हमें सोडियम क्रोमेट जो है उसके, ठीक है, सोडियम क्रोमेट जो है उसके हमें क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। एंड देन अगर हम सोडियम क्रोमेट के क्रिस्टल्स को, जो हमारा सोडियम डाइक्रोमेट बना उसके क्रिस्टल्स को KCl से रिएक्ट कराते हैं, तो अब हमें हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा, बट ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अब इसे भी क्रिस्टलाइज कर लेंगे तो हमें सॉलिड फॉर्म में ऑरेंज क्रिस्टल्स पोटेशियम डाइक्रोमेट के मिल जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। तो कैसे करा, जो हमारा सबसे मेन ओर है क्रोमियम का वो क्रोमाइट ओर है, जिसे हम क्रोम आयरन स्टोन भी कहते हैं, जो होता है FeO Cr2O3। अब ये जो FeO Cr2O3 है, इसे हम एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ खुले हवा में रोस्ट करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में। तो क्या होता है, जो Cr2O3 होता है इसके अंदर, वो सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस सोडियम क्रोमेट और Fe2O3 और CO2 के मिक्सचर को पानी में घोलते हैं। Fe2O3 और CO2 तो लेस सोल्यूबल होता है, और जो Na2CrO4 होता है वो सॉल्यूशन में घुल जाता है। तो छान लेंगे सॉल्यूशन में जो घुला हुआ Na2CrO4 है, उसको फिर हम लिमिटेड अमाउंट में, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, जिससे सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। सोडियम डाइक्रोमेट के साथ Na2SO4 भी बनेगा और H2O भी बनेगा। Na2SO4 बहुत जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाएगा और उसे बाहर निकालेंगे। सोडियम जो क्रोमेट है, देन फर्दर उसे कंसनट्रेट करके सोडियम क्रोमेट के हमें क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। पहले ही Na2SO4 के सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल मिल चुके हैं, उन्हें हटा दिया है, सोडियम क्रोमेट के क्रिस्टल मिलेंगे और कंसनट्रेट करके, तो उन्हें भी हम फिर हटा देंगे। अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट आया, क्रोमेट नहीं सोडियम डाइक्रोमेट आया, इसे हम कैलकुलेटेड अमाउंट या लिमिटेड अमाउंट ऑफ KCl से रिएक्ट कराएंगे, जिसकी वजह से हमें ऑरेंज क्रिस्टल मिल जाएगा। किसका, K2Cr2O7 का। सीधा तो मिलेगा नहीं, लिक्विड फॉर्म में होगा, देन उसे कूल करेंगे तो हमें ऑरेंज क्रिस्टल मिल जाएंगे, किसके, K2Cr2O7 के। तो चलिए बच्चों, अब सबसे मेन क्या है, अब हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो कैसे बनेगा, तो हम उसका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देख लेते हैं। ये होता है टेस्ट फॉर किसके लिए, क्लोराइड के प्रेजेंस के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं किसका, मेटल क्लोराइड का और पोटेशियम डाइक्रोमेट को साथ लेके कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं। तो जो ऑरेंज रेड वेपर्स होते हैं क्रोमाइल क्लोराइड की, क्रोमाइल क्लोराइड आपको पता है क्रोम मिलेगा कल, इटार्ट रिएक्शन, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड की जो वेपर्स होती है ऑरेंज रेड कलर की, वो ऑब्टेन्ड हो जाती है। तो हमने क्या करना है, K2Cr2O7 लेना है, H2SO4 के साथ ट्रीट करना है, तो वो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ KHSO4 प्लस क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 प्लस H2O। अब हमने क्या करना है, कोई मेटल क्लोराइड लेना है, मेटल होता है जैसे सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसमें भी H2SO4 डाला। वैसे ये तीनों साथ में हो रहे हैं बट रिएक्शन सुटेबल अलग अलग होंगी। ठीक है, तो NaCl के साथ H2SO4 रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl बनेगा, और जो क्रोमिक और है ऊपर से आया CrO3, वो इस HCl के साथ रिएक्ट करके बनाएगा CrO2Cl2, जो कि होता है क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो फाइनल रिएक्शन आएगी K2Cr2O7, 2 H2SO4 यहाँ है, 4 ये रहा, 4 और 2 6, 6 H2SO4 हो गया। अब NaCl कितना है, NaCl 4 होगा, 4 NaCl, उस साइड बनेगा 2 KHSO4 और 4 NaHSO4 और 2 CrO2Cl2, और पानी कितना होगा, पानी 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 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 H2O होगा, क्रोमाइल क्लोराइड हमें मिल जाएगा। अब क्रोमाइल क्लोराइड वेपर्स जो हैं, वैसे तो ये ऑरेंज रेड वेपर बनाएगा ना, अब ये जो क्रोमाइल क्लोराइड बना CrO2Cl2, जब इसे हम एक्सिस NaOH सोल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं तो हमें येलो सोल्यूशन मिलता है, किसका, Na2CrO4 का, सोडियम क्रोमेट का। ठीक है, ये है। देन इसके बाद जब ये हो गया तो अब हम इसके यूजेस देखेंगे। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है K2Cr2O7, वो कहाँ का यूज़ होता है, एक तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ होता है। ठीक है, किसके लिए, इन द रिड्यूसिंग एजेंट सच एज ऑक्सैलिक एसिड, फेरस आयन, आयोडाइड आयन एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है
बहुत सारे क्रोमियम कंपाउंड बनाने के लिए इसे यूज़ करते हैं, जैसे क्रोम का एलम हो गया, क्रोम का येलो हो गया, क्रोम का रेड हो गया, ये सारे डाइज हैं, याद रखना। और जिंक येलो नेक्स्ट डाइंग में यूज़ होता है, जैसे क्रोम की टाइनिंग हो गई, कैल्कोजेंस प्रिंटिंग हो गई, फोटोग्राफी होगी। देन क्रोमिक एसिड को हम क्लींजिंग एजेंट के लिए जैसे भी यूज़ करते हैं, किसमें, ग्लासवेयर में, जैसे आपके शीशे सूसे हैं उसमें। नो एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्रोमेट आयन जो है वो प्रेजेंट होंगे और एसिडिक सॉल्यूशन में डाइक्रोमेट आयन प्रेजेंट होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। एल्कलाइन सॉल्यूशन भी जब भी करेंगे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो हमें क्रोमेट आयन मिलेंगे, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में डाइक्रोमेट आयन मिलेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन इवॉल्व होगी। कैसे होगी रिएक्शन देखिए, K2Cr2O7 है, 14 HCl डाला, KCl बनेगा, CrCl3 बनेगा, 7 H2O बनेगा और 3 Cl2 बनेगा। Cl2 कुछ और नहीं है, Cl2 इवॉल्व होनी है, यही है। अब पोटेशियम जो हमारा डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करता है, किसमें, एसिडिक मीडियम में, जैसे dilute H2SO4 में। dilute H2SO4 अगर हमने 14 H2SO4 लिया तो वहाँ से हमें H+ आयन कितने मिलेंगे, 14 H+ मिलेंगे, वही हमने यूज़ करें। और K2Cr2O7 जब आयनाइज होगा तो हमें क्रोमेट आयन मिलेगा, Cr2O7 2-। तो Cr2O7 2- और 14 H+ जब रिएक्ट करेंगे बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लगाएं तो हमें क्रोमिक का आयन मिलेगा 2Cr3+ और 7 H2O। अगर आप ध्यान से देखें Cr2O7 2- में, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x मान लो तो 2 है तो 2x हो जाएगी, ऑक्सीजन की -2 होती है तो 7 × -2 -14, तो 2x - 14 बराबर -2 के ऊपर जो चार्ज है, तो 2x की वैल्यू 12 आई, x की वैल्यू 6 आई। तो यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 6 है। 6 से 3 में कन्वर्ट हुआ, 6 से 3 में कन्वर्ट हुआ मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। 6 से 3 में कन्वर्ट हुआ तो मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, क्लियर है, गुड। टिपिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको दे रखी है, जैसे आयोडीन लिबरेट होगी पोटेशियम आयोडाइड से, जैसे पहले वाले ने करा था पोटेशियम परमैंगनेट ने, ऐसे पोटेशियम डाइक्रोमेट ने भी करना है। रिएक्शन देख लो, सबसे पहले ये तो स्टैंडर्ड है, K2Cr2O7 4H2SO4 से रिएक्ट करेगा, K2SO4 बनाएगा, Cr2SO4 होल थ्राइस बनाएगा, 4H2O बनाएगा, 3O बनाएगा। अब नीचे 2Ki है, उसे H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो K2SO4 तो बनना ही है, साथ में I2 भी बनना है, साथ में H2O बनना है। अब ध्यान से देखें यहाँ पे, आप ये देखिए कि ऊपर हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, पानी को बैलेंस करते हैं, ठीक है। कुछ और को भी बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन तो दिख नहीं रहा है, एक काम करते हैं, ऊपर 3 ऑक्सीजन है, नीचे 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। K2Cr2O7 आया रिएक्टेंट साइड, यहाँ पे 2Ki 3 2 6 6Ki रिएक्टेंट साइड, 4 H2SO4 3 यहाँ से तो 7 H2SO4 आ गया। इधर देखें तो क्या आया, 3 यहाँ 1 यहाँ तो 4 K2SO4, Cr2SO4 होल थ्राइस 1 ही, 4 और 3 7 H2O और 3 I2 आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेथड के टर्म्स में भी आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, बता रखा है आपको। K2 हटा दो तो Cr2O7 2- आ गया, 7 H2SO4 देगा, 14 H पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन लगा देना, Cr2SO4 होल थ्राइस है तो ये 2Cr3+ बना देगा और 7 H2 ऐसे रहेगा, तो रिएक्शन कर लेना सारी देख के। ना फेरस सॉल्ट को फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा, ये भी आपको आती है, स्टैंडर्ड रिएक्शन लिख लेना, जो है कौन सी है, K2Cr2O7 4H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, K2SO4 बनेगा, Cr2SO4 होल थ्राइस बनेगा, 4 पानी और 3 O, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना। आपको क्या करना है, फेरस सॉल्ट लो कोई, फेरिक में कन्वर्ट करो, तो FeSO4 लेंगे, वो Fe2SO4 होल थ्राइस में कन्वर्ट होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, H2SO4 तो डालेंगे, बैलेंस कर लेना, ठीक है। आयनिक फॉर्म में आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, ठीक है। K2Cr2O7 है, K2 हटाओ तो Cr2O7 2- आ जाएगा, 7 H2SO4 से 14 H पॉजिटिव आएगा, 6 Fe+ आ जाएगा, बस इलेक्ट्रॉन दिखाने आपकी मर्जी है। देन सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे, सल्फाइड क्या होता है, Na2SO3 सल्फेट हो जाएगा Na2SO4, बेसिक रिएक्शन ऊपर वाली तो याद है, नीचे वाली भी देख लेना। Na2SO3 को Na2SO4 बनाने के लिए सिर्फ एक नेसेंट ऑक्सीजन की जरूरत है। अब एक नेसेंट ऑक्सीजन नीचे है, ऊपर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करना, बैलेंस कर देना, आयनिक फॉर्म में लिख देना। देन H2S को सल्फर में कन्वर्ट करेगा, तो ये आपको पता ही है H2S को सल्फर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखना, K2Cr2O7 4H2SO4 3H2S, आपको क्या देगा, K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस 7H2O और 3H दे देगा। देन आपको किसको कन्वर्ट करना है, H2S को सल्फर में कन्वर्ट करने, तो 3H2S को सल्फर में कन्वर्ट करना इसी क्रोमेट आयन की मदद से और एसिडिक मीडियम की मदद से, आप आंसर आ जाएगा। SO2 को H2SO4 में करना है तो बहुत ही आसान है, K2Cr2O7 4H2SO4 वो सारी स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखना, जिसमें आपका प्रोडक्ट साइड K2SO4 और Cr2SO4 होल थ्राइस बनता है, और नीचे SO2 में O दे देंगे, साथ में H2O दे देंगे, तो वो H2SO4 बन जाता है, ये कर लेना आप, है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट ये सारी चीज़ हो गई, अब हम सोल्यूशन क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो क्या है, ये वाला हमने कर लिया था ना, नहीं करा था, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हो गया, हमने ये पढ़ा था कि जब हम सोडियम क्रोमेट है ना को हम क्या कर देते हैं, KCl के साथ वो करेंगे तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की वेपर बनती है, ठीक है। उसे हम कूल कर देंगे तो हमें ऑरेंज क्रिस्टल मिल जाते हैं। ये जो ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, किसी और के नहीं है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के हैं। ये कोल्ड वाटर में मॉडरेटली सॉल्युबल होता है और फ्रीली सॉल्युबल हो जाता है हॉट वाटर में। 390 डिग्री सेल्सियस जो है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसे स्ट्रांगली हीट करें तो ये ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। कैसे करता है देख सकते हैं आप, 2K2Cr2O7 है, 2K2Cr4 से रिएक्ट करेगा, Cr2O3 से और 3/2 O2 से। अब अगर हम इसे K2Cr2O7 को हीट करें एल्कली के साथ तो ये क्रोमेट में चेंज हो जाता है और इसका कलर ऑरेंज से येलो हो जाता है। देन फिर अगर एसिडिफाइड कर दें, देखो बेस डालें किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो उसका कलर ऑरेंज से येलो हो जाता है। बट अगर हम एसिड डाल दें दोबारा क्रोमेट में, ठीक है, तो क्या होगा, फिर दोबारा येलो से ऑरेंज बन जाएगा। रिएक्शन आप देख सकते हैं, K2Cr2O7 है, 2K से रिएक्ट करेगा, K2Cr4 बनेगा, H2O बनेगा, तो यहाँ पे आपका चेंज हुआ ऑरेंज से येलो। देन Cr4 2- है, ये येलो है, इसमें आप अगर एसिडिक मीडियम में डालो तो ये दोबारा ऑरेंज में चेंज हो जाएगा, जो आपको ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपका क्रोमेट और जो है
ठीक है, वो आपका डाइक्रोमेट और में चेंज हो गया है, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो बताएगा, डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज हुआ है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स देखिए क्या क्वेश्चन है। 4D एंड 5D सीरीज मेंबर हैव कंपेरेबल एटॉमिक रेडियस बिकॉज ऑफ 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनका कंपेरेबल एटॉमिक रेडियाई क्यों होता है, आपको पता है इसका पीछे एक ही कारण है, कंट्रैक्शन। कौन सी कंट्रैक्शन? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ठीक है, मैंगनीज का एसिडिक ऑक्साइड क्या होगा? मैंगनीज एसिडिक ऑक्साइड MnO2 होता है ना, ये बोलोगे MnO2 बेसिक होता है बेटा। ठीक है, याद रख लेना कौन होता है, Mn2O7 होता है। कौन होता है? Mn2O7। एसिडिक ऑक्साइड समझते हो ना, ठीक है, बेस से रिएक्ट करेगा वो, तो एसिडिक ऑक्साइड मैंगनीज का कौन होता है? Mn2O7 होता है। नेक्स्ट, डी ब्लॉक का ऐसा एलिमेंट जिसका हाईएस्ट डेंसिटी है, डी ब्लॉक का भी रिवीजन हो रहा है, अरे वाह। डी ब्लॉक का ऐसा एलिमेंट जिसका हाईएस्ट डेंसिटी है, ओस्नियम बोल लेना आप लोग, है ना, ओस्नियम। नेक्स्ट है डी ब्लॉक का ऐसा एलिमेंट जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एक ही का होता है टंगस्टन का, इसलिए उसे फिलामेंट के जैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाईएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाय एफ ब्लॉक एलिमेंट, फिफ्थ वाला, तो आपको पता ही है +3 होती है, क्या होती है? +3, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, आपका आंसर हो जाएगा मैंगनीज जिसकी है +7, वो हो जाएगा गलत। एक और होगा, देखना कौन, +8 वाला, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना, एक के +8 भी आएगी। ठीक है, चीफ ओर ऑफ आयरन, आपको पता है चीफ ओर क्या होता है? मैंगनाइट या हेमाटाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमाइट हैज़ द फार्मूला, अभी आपने देखा क्रोमाइट का फार्मूला क्या होता है? Cr2O3, बट ये वैसा वाला बोल रहे होंगे आयरन मेटे वाला, तो आप बोल लेना FeO.Cr2O3। ठीक है, FeO.Cr2O3। अब जो हमें बेसिमर कन्वर्टर से कॉपर मेटल ऑब्टेन्ड होता है, वैसे ये मेटलर्जी का है, आप जानते हैं उसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, ये चीज़ें। नेक्स्ट है डैश आयन सो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर अमंग द बाइवेलेंट आयन ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, पहली ट्रांजिशन सीरीज स्कैनेडियम से लेकर जिंक तक, उसमें मैंगनीज जो है अगर उससे 2+ छीन लो, मतलब मैंगनीज क्या होता है पता है ना, 4s2 3d5 होता है, तो उससे 4s2 भी छीन लो, S2 के 2 इलेक्ट्रॉन छीन लो, तो वो बनेगा Mn2+, 5 NPD इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आएगा। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, Mn2O7 बेसिक ऑक्साइड होता है, नहीं, अभी आपने पढ़ा कैसा ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। ये देखो एसिडिक ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज क्या है? Mn2O7 है, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, वो एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक तो हो नहीं सकता, तो पहला फॉल्स हो गया। जिरकोनियम और हाफनियम, टी ज़रा हाफ याद आया, सबके साइज़ क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, क्यों? लेंथेनेट कंट्रैक्शन की वजह से, वही पूछ रहे हैं। तो जिरकोनियम और हाफनियम जो है ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक और आयनिक साइज होगा उनका, बिकॉज ऑफ लेंथेनेट कंट्रैक्शन, सही बात है, जिरकोनियम हाफ, टी ज़रा हाफ, सही बात है, ट्रू है। देन ट्रांजिशन मेटल आयन हैविंग N-1D0 और N-1D10 कन्फिग्रेशन आर ओनली कलर्ड, गलत है, यही तो नहीं होते कलर्ड, या तो फुली फिल्ड हो या कुछ भी फिल्ड ना हो, तब क्या होते हैं? नॉन कलर्ड होते हैं, वाइट होते हैं। ठीक है, बाकी सारी कन्फिग्रेशन ट्रांजिशन कन्फिग्रेशन होती है, उसमें कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट है ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट सॉल्यूशन चेंज टू येलो ऑन हीटिंग विद अल्कली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेट, सही बात है। ठीक है, ऑरेंज कलर किसका होता है? डाइक्रोमेट का, हीट करेंगे अल्कली के साथ, किसके साथ? अल्कली के साथ, तो क्या बन जाता है? वो येलो कलर का क्रोमेट बन जाता है। बट उल्टा येलो कलर का क्रोमेट किस में चेंज होता है? येलो ऑरेंज कलर के डाइक्रोमेट में, जब हम उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, तो ये ट्रू है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज +3, सही बात है, टिक द करेक्ट। इनमें से किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड डी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना, आपका आंसर Fe2+ आएगा। ये 2+ जो है बाहर वाले जा रहे हैं, S वाले, याद रखना। जिरकोनियम और हाफनियम का इक्वल एटॉमिक और आयनिक साइज आपको पता है, इसका रीजन है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, और कुछ नहीं है। जिरकोनियम हाफनियम कहाँ आते हैं भाई? लेंथेनाइट्स में आते हैं। नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड आयन क्यों बनाते हैं? 4 ऑप्शन है, दे डू नॉट एब्जॉर्ब एनी एनर्जी, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, गलत है। SS ट्रांजिशन होती नहीं डी ब्लॉक एलिमेंट है यार, DD ट्रांजिशन की वजह से कलर्ड आयन बनाते हैं, ऐसी F ब्लॉक एलिमेंट के आयन कलर्ड होते हैं FF ट्रांजिशन की वजह से। लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स रिजेंबल इन कॉम्प्लेक्स में तो होती नहीं है, डी ऑप्शन देखो, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की टेंडेंसी एक्टिनाइट की ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी अलग अलग होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अलग अलग होती है, तो क्या सेम होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के लगभग बराबर। KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसमें करता है KMnO4 एक्ट? पोटेशियम परमैंगनेट, तीनों रिएक्शन नहीं देखी आपने, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक, तीनों में देखा है, अल्कलाइन में, चारों में करता है ना, तीनों में करता है, तो चौथा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्ट टू हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट आपको EC से पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, वैसे भी आपको पता है Mn2+ सोचना भी नहीं है, वो चाहते भी नहीं है ऑप्शन में, इतना सोचो 5 NPD इलेक्ट्रॉन होंगे Mn2+ में, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, 5 से ज़्यादा तो होता ही नहीं है। देन ट्रांजिशन एलिमेंट जो है एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो सही है। और देख लेते हैं एग्जिबिट इनट पेड इफेक्ट, इसमें तो नहीं होता इनट पेड इफेक्ट, सारे पेड अप होंगे ना, यहाँ पे नहीं होंगे पेड अप यार। ठीक है, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, गलत, हाई होगा क्योंकि बहुत सारे एनपेड इलेक्ट्रॉन है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कैटालिस्टिक क्या होता है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, वो तो दिखाएंगे। हाँ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, सही है। मॉलिकुलर वेट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम इज इक्वल टू 1, K2Cr2O7 है ना, अच्छा याद रखना KMnO4 को तो 1/5 होता है ऑफ द मॉलिकुलर मास, अच्छा K2Cr2O7 को होता है 1/6, KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट का 1/5 होता है, इसका होता है 1/6। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा कॉमन होती है फेरस में, ये याद रखना। एसिडिक मीडियम 1 मोल ऑफ MnO4- एक्सेप्ट दिस मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ रिडॉक्स प्रोसेस, देखो MnO4- है, ये क्या बनेगा? Mn2O4, पता है ना क्या बनेगा? Mn2O7-, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ? 5 का, याद रखना। नेक्स्ट क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देखो यार सबसे पहले आपको देखो 1 2 3 4 5 है, मैं तो एक ही को लगाऊंगा। सबसे पहले मुझे पता है टंगस्टन का होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा, तो चौथे का हो गया E, चलो एक तो गया, करते हैं इसे, है ना। चौथे का क्या होगा? E होगा, ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए बच्चों देखो क्या चीज़ है, मैंने आपसे बोला टंगस्टन का तो आपको पता है क्या होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, लगा दो, ठीक है। तो चौथे का E हो गया। जिंक, कैडमियम, मरकरी को डी ब्लॉक में नहीं लाते, फिट नहीं हो सकते क्योंकि इनके
फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। देन कॉपर कॉइन बनाने के लिए यूज़ होता है, कॉइनेज मेटल। अब क्या बचा आपका ओस्मियम बचा। ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होती है +8, मैग्नीज की +7 होती है, ओस्मियम की उससे ज़्यादा होती है। और फेरस कोबाल्ट निकल ट्राइड बनाते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। देन उसके बाद क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन वाले आप खुद करना, ये आपको पता है H2SO4 को ये S में कन्वर्ट करेगा, बाकी सारा आप बैलेंस करना। 6 की I को ये I2 में कन्वर्ट करेगा। डाइक्रोमेट आयन जो होता है आपको पता है Cr2O7 2- होता है, तो ये स्ट्रक्चर भी आप याद रख लेना। KMnO4 को हीट करते हैं तो आपको पता है KMnO4 को हीट करके वो किस में कन्वर्ट होता है, K2MnO4 में कन्वर्ट होता है। KMnO4 होता है परमैंगनेट, वो मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनानी है F ब्लॉक एलिमेंट की, कितनी सीरीज में क्लासीफाई है, तो 2 सीरीज में क्लासीफाई है। 4F सीरीज होती है लैंथेनाइड, 5 सीरीज होती है एक्टिनॉइड। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता है NS होता है 2, इधर से लिखना शुरू करना। NS होता है 2, N-1 D होता है 0-7, N-2 F होता है 1 से लेकर 14। मैंगनीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है +2 से +7 क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3D और 4S वाले वो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है, तो दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए ये करता है। जिंक कैडमियम मरकरी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट में फिट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाते, क्योंकि इनका कंप्लीटली फील्ड डिसप्शल होता है, ये डायमैग्नेटिक होता है नेचर में, ठीक है। परमैंगनेट आयन बना लेना यार, है ना, KMnO4 परमैंगनेट आयन है, MnO4- बना लेना। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन देखो आपने पता है एस ब्लॉक एलिमेंट में किस पे डिपेंड करती है, चार्ज बाई मास रेशियो में करती है। इनका छोटा साइज होता है, साइज़ क्या है छोटा, मास का होगा कम, और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो Q/M का चार्ज बाई मास का रेशियो बहुत बड़ा आएगा, जिसकी वजह से इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड इन वाटर गिव ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑन स्टैंडिंग। तो वो फेरिक क्लोराइड का नहीं होता बेटा ब्राउन कलर, वो रस्ट का होता है, रस्टिंग का, ठीक है। रस्ट का कलर होता है जो फेरिक हाइड्राइड होता है Fe3O4.XH2O, उसका कलर होता है वो। लेंथोनेट कंट्रैक्शन का कॉज आपको पता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल, वही है ना, ये लिख लेना, पूरी अच्छे से पढ़ लेना। इनफेक्टिव शील्डिंग मिश मेटल आपको पता है अलाई होता है, 95% आपके लेंथोनेट के एलिमेंट होते हैं। ट्रेसिंग होती है नोबल ट्रेसिंग होती है आपकी किसकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट की, फॉस्फोरस सल्फर इन सबकी, और थोड़ा सा आप 5% आयरन भी डालते हैं। एक्सप्लेन द ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियाई व्हेन मूविंग फ्रॉम पर्टिकुलर सीरीज इन अ डी ब्लॉक। आपको पता है यार क्या होता है, पहले तो क्या है, जैसे अगर हम 3D सीरीज ले लें तो स्कैनिडियम से वैनेडियम तक तो किसका बोलबाला चलता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, तो साइज़ घटता है। फिर क्रोमियम से लेकर कॉपर तक क्या होता है, साइज़ लगभग कांस्टेंट होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है लगभग एक दूसरे को काटते रहते हैं। दैन उसके बाद कॉपर से जिंक एकदम से साइज़ बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है। व्हाट इज द लेंथेनेट कंट्रैक्शन, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, तो ये हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। लेंथेनेट कंट्रैक्शन होता है ग्रेजुअल डिक्रीज इन दी एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई इन दी डी ब्लॉक इन दी एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथोनाइड्स सीरीज। कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, सेम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर वाला बता देना, ये सारी चीज़ें। बेसिक कैरेक्टर क्या है कि लुटेटियम ट्राईहाइड्रोक्साइड लेस बेसिक होगा, क्योंकि छोटा साइज है, कोवेलेंट ज़्यादा बनाएगा। इन सारी रिएक्शन को बैलेंस करना आप जानते ही हैं, ठीक है, बैलेंस कर लेना। एक्टिनाइड की केमिस्ट्री इतनी स्मूथ क्यों नहीं है, तो सबसे पहले एक बात यार, एक्टिनाइड ना रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है यहाँ 4F 5D और 6S के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है, तो एक डी ब्लॉक के जैसे बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ठीक है। ये है 4 एलिमेंट जो शुरुआत की उसमें तो बहुत दिक्कत आ जाती है, तो आप रेडियो एक्टिविटी भी लिखोगे तो ठीक है। राइट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट हैव मेनी इरेगुलरिटी इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये हम देख ही चुके हैं। हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला वहाँ पे केस आता है, तो बहुत स्मॉल डिफरेंस है किसमें, N-1 और NS डी सबशेल में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो सोची थी वैसी आती नहीं है। नेक्स्ट है लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक और हाईएस्ट एसिडिक होता है, तो यार ये तो वही है ना इनट पेयर इफेक्ट के जैसे। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो क्या है, बॉन्डिंग में बहुत से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फ्री होंगे, ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं, लूज गेन हो सकते हैं, जिसकी वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग हैज कैन बी इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आसानी से डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, बट जब साइज़ बड़ा हो जाता है तो डोनेट करने का मन नहीं करता, बॉन्डिंग होगी, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है Cu+ इज़ नॉट स्टेबल, ये तो डी ब्लॉक में भी पढ़ा था, इसकी जगह Cu2+ ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये आप नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से भी बता सकते हो, या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से भी बता सकते हो। KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखानी है, एक एक तरीके से न्यूट्रल मीडियम में दिखा देना, क्या होता है, पानी डाल के होता है, अल्कलाइन में KOH डालते हैं, एसिडिक में K2SO4 दिखाते हैं, कोई से भी दिखा देना, है ना। नेक्स्ट टंगस्टन इज यूज्ड एज फिलामेंट इन बल्ब, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतने जल्दी वो वेपराइज नहीं होता, और उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल मॉडरेट होता है, तो करंट को पास होने देता है, ये चीज़ें। नेक्स्ट एक्टिनॉइड एग्जिबिट मोर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू लेंथोनाइड, ऐसे क्यों है, सिंपल सी बात है, क्यों 6S 5D और जो 7S है, सॉरी 5F होगा, 6D होगा, 7S इनकी कंपेरेबल एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी डिफरेंस कम होते हैं, इसलिए कर पाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट आर नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपैरिजन टू एस ब्लॉक एलिमेंट, इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते जितने एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, मतलब इतने आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, तो ये हम रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे बता सकते हैं, कम होता है इनका एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। ये रिएक्शन कर लेना यार, देखो एल्कीन है, तीसरी वाली देखो C2H4 एल्कीन है, बेयर्स रिएजेंट है, बेयर्स रिएजेंट करता ही टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, इसको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा इथाइलिन ग्लाइकोल में। KMnO4 KNO2 H2SO4 है, KNO2 को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा KNO3 में, K2Cr2O7 है, H2SO4 है, NaCl है, NaCl को Cl2 बना देगा। व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड आप जानते हैं,
हाउ कैन वी प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर, तो वो सारा बताया था क्रोमाइट ओर है, देन उसको हम रिएक्ट कराते हैं किसी एक चीज़ के साथ, ऑक्सीडाइज कराते हैं, फिर Na वाला बनता है, फिर ये सारी चीज़ें आप देख लेना। हाउ कैन वी प्रिपेयर पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पैराइलोसाइट ओर, ये भी हमने देखा ही था अभी। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बीच में 5 ही डिफरेंस आप बता देना। गिव रीजन बताओ, जिंक कैडमियम मरकरी लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होंगे? मेल्टिंग पॉइंट हाई कब होते हैं? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, इनमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्योंकि इनका फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट दिखाते हैं। देन ए डी ब्लॉक एलिमेंट है हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, हाई पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और कंपेरेबल साइज होता है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ऑब्वियसली एक्टिनाइड कंट्रैक्शन में तो जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, या आप बोल सकते हो जो इनर एफ ब्लॉक होंगे, वो ज़्यादा साउंड मतलब ज़्यादा पुअर शील्डिंग करते हैं, इसकी वजह से होता है ये। डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म गुड्स अलॉय, क्योंकि ऑब्वियसली साइज बराबर होता है तो एक दूसरे के क्रिस्टल लैटिस में बैठ सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों? क्योंकि NS एज वेल एज N-1 डी ऑर्बिटल बोथ कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन या बॉन्ड फॉर्मेशन। देन KMnO4 है, H2SO4 है और H2C2O4 है, ऑक्सिलेट आयन है, क्या बनाएगा जल्दी बताओ? KMnO4 है, KMnO4 तो K2Cr2O7 में हो जाएगा कन्वर्ट, H2SO4 K2SO4 H2Cr4 कर लेने से बैलेंस, ठीक है, CO2 बनेगा, हाँ H2CO2O4 से CO2 ही बनता है। देन K2Cr2O7 को हीट करेंगे तो क्रोमेट और बनेगा CrO4 बना लेना। KMnO4 को हीट करेंगे तो आपको पता है KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट मैंगनीट में चेंज होगा। Ki को करेंगे तो I2 बनेगा, HCl को करेंगे तो Cl2 बन जाता है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल जो है, इन्होंने बोला ट्रांजिशन मेटल जो है जनरली फॉर्म करते हैं कलर्ड आयन, ऑब्वियसली ट्रांजिशन मेटल कलर्ड कंपाउंड इसलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि वहाँ डी ट्रांजिशन होती है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हाई होती है क्योंकि भाई यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग बहुत खतरनाक होती है, तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट की क्रिस्टलिटीज को इतनी आसानी से एटोमाइज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है Cr2+ रिड्यूसिंग होता है, जबकि Mn3+ है तो ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑब्वियसली ये इनट पेयर इफेक्ट के टर्म्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल वेल नोन टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कुछ और नहीं होता, अलॉय होता है, आपको पता है अलॉय क्यों बनता है, क्योंकि इनके साइज लगभग आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट बनाते हैं, आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट क्यों बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं, इनका एरिया बड़ा होता है, ठीक है, ये चीज़ें। और अपनी ये विद इन द सेम कंपाउंड अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फर्क ला सकते हैं, जैसे वेनेडियम पेंटॉक्साइड में होता है ना, वही है। ट्रांजिशन एलिमेंट हैज ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऑब्वियसली हाई कैटायनिक चार्ज होता है और जो चार्ज डेंसिटी होती है पॉजिटिव वो भी हाई होती है। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, ये भी आपको पता है। सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड इज वेरी डिफिकल्ट, क्यों? ये मैंने आपको बताया, लेंथेनाइड की सेपरेशन इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू कंपेरेबल आयनिक एंड एटॉमिक साइज लगभग बराबर होती है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा एलिमेंट है क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है। क्रोमियम मैग्नीज फेरस हैव नियरली द सेम एटॉमिक रेडियस, ऑब्वियसली ड्यू टू जैसे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है वही। जिंक कैडमियम मरकरी वोलेटाइल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वोलेटाइल क्यों है? देखो वोलेटाइल कब नहीं होते, कब आसानी से वोलेटाइल नहीं होते, कब आसानी से भाप में चेंज नहीं होते, जब बॉन्डिंग अच्छी हो। जिंक कैडमियम मरकरी में सारे इलेक्ट्रॉन पेड अप है, मेटालिक बॉन्डिंग का कोई चांस नहीं है, ठीक है, सारी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, तो आसानी से ये वोलेटाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आप आंसर देख लेना, ठीक है, ये 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 ठीक है, ये ऑब्वियसली माई आंसर कैन कॉम्प्लीमेंट दैट, आप पूरे मतलब वर्ड टू वर्ड मत मानना, बट होता वैसे ही है ना, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। तो थैंक यू, आपका ये एफ ब्लॉक यहाँ पे खत्म होता हुआ, थैंक यू।